हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या बोलती मेरी पब्लिक। आपकी डिमांड पे आपका अपना संकेत भाई लेकर आया है लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का चैप्टर, जहां हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन। तो ना तो ये आपका वन शॉट है, ना ही आपका गन शॉट है, ये आपका पूरा का पूरा फाइनल शॉट वीडियो है। तो आइए सब देखते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर को इन डिटेल। इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में, पेन ले ली जाएगी यहां पे। डन। अभी देखो ये पूरे चैप्टर में हमें समझना क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले आ जाएगा न्यूट्रिशन, बराबर। न्यूट्रिशन प्रोसेस बहुत काम की है, इसे हम लोग समझने वाले हैं। देन आ जाएगा रेस्पिरेशन, ये भी बहुत काम का है भैया। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चारों प्रोसेसेस को या यू कैन से टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो होती है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। एनिमल्स की बॉडी में, मतलब ह्यूमन की बॉडी में एंड प्लांट की बॉडी में, बराबर है। तो थ्रू आउट द चैप्टर हमें चार प्रोसेसेस को डिटेल में समझना है। आइए समझने का ट्राई करते हैं। क्योंकि ये क्विक रिवीजन है तो मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए और क्विकली थोड़ा साथ में इसको समझने का ट्राई करिए, बराबर है। क्योंकि कैसा है, बहुत बार आपका पढ़ के हो चुका है, एग्जाम भी दे दी है, अच्छे स्कोर भी गेन किए हैं, घर पे दिखा भी दिया है, मम्मी पापा देखो कितने मेरे मार्क्स आए, मैं बहुत होशियार हूं। तो अभी थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी भैया कर लेते हैं, बहुत काम का है, सही है। चलो, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, यही है पहला कंफ्यूजन। ये होता क्या है, कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी है। देखो, लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल मेंटेनेंस फंक्शंस or any processes that living organism must perform to stay alive and prevent breakdown of their organized structure। ये ऐसी फंक्शनल और एसेंशियल प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, बराबर है, जो उनको जिंदा रखने के लिए बहुत काम किए भाई। अगर इसमें से एक भी ऊपर नीचे हो गया तो वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। तो ये प्रोसेसेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है to stay alive and also to prevent breakdown of organized structure। स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होने से बचाने के लिए एंड जिंदा रखने के लिए ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, है ना, कंपलसरी है, सही है। चलो, तो इसमें चार अलग अलग प्रोसेस आती है, इसको थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीटली समझ लेते हैं जो बहुत काम का है। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है, ट्रांसफरिंग एनर्जी सोर्स कार्बन बेस्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। मतलब कि एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन है, उसे बॉडी के अंदर डालना, आउटसाइड टू इनसाइड डालना, और उसका यूटिलाइजेशन करना टू जनरेट एनर्जी और अदर एक्टिविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, बराबर है, सही है, डन। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रेक डाउन फूड सोर्स फॉर दी एनर्जी जनरेशन। सिंपल सी बात है, सही है। इसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कि बॉडी में, हमारी बॉडी में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, सेल में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा, एनर्जी बनने वाली है, बराबर है। यहां पे लिखा हुआ है बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन आएगा, फूड को तोड़ेगा और एनर्जी बनाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार एंजाइम्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको फ्रेम किया है कि भैया रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर है, टू जनरेट एनर्जी। बात खत्म, इतना ही कर लो, काफी है, बराबर है, टू जनरेट एनर्जी, दैट्स ऑल, सही है। नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन। अरे भाई ये तो सबको पता है, ट्रांसपोर्टेशन बच्चों को पता है ना। जो बच्चे दूध पीते हैं, अंगूठा चूसते, उनको ही पता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। दे नो वेरी वेल कि भैया किसी भी चीज को, यहां पे ह्यूमन की बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी ले लो, लिविंग की, तो यहां पे किसी भी चीज को देखो, यहां पे दिया है फूड एंड ऑक्सीजन। इट कैन बी हार्मोन, इट कैन बी अदर थिंग्स। किसी भी चीज को, किसी मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बराबर है। ये ज्यादा इफेक्टिव कहां पे है, इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सही है। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी रहेगा यहां पे, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यह होगा आपको शॉर्ट एंड स्वीटली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन भी आपको पता है। देखो, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, बराबर है। तो जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी बनती है, मसल्स बनते हैं, लेकिन साथ में कुछ वेस्ट भी निकलता है, वेस्ट भी निकलेगा, बराबर है। तो जो गंदा है, टॉक्सिक है, हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी का, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। क्योंकि ये अगर नहीं निकला तो वाट लग जाएगी पूरी तरीके से, बराबर है। तो भैया एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा काम का है। तो ये चारों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। आइए करते हैं ट्राई। चलो, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्लाइड यहां पे, ओके, डन। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग ये हो रहा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से, किस मोड से, कौन से रूट से अपना फूड का इंटेक करता है।
बराबर है, अपनी बॉडी के अंदर डालता है, यूटिलाइज करता है, सही है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं, जैसे दो मेजर है, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हो गया आपका हेटेरोट्रॉपिक, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हुए और किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं, खुद का खाना खुद बनाएंगे, सक्षम है, ना तो इनको कहीं जाने की जॉब करने की जरूरत है, ना बिजनेस करने की जरूरत है, ना कहीं कमाना है ना, मस्त तो मुंह उठा के चले जाने का और खड़े रह जाने का सनलाइट के नीचे, लाओ भाई मैं बनाता हूं फूड अपना, तो इनको कोई टेंशन नहीं है ना, बहुत मस्त रिलैक्स एकदम। और यहां पे देखो इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, मतलब कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये क्या करेंगे, यूज करेंगे और बनाएंगे ऑर्गेनिक। बेस्ट एग्जांपल समझे, देखो आए तो यहां पे देखो CO2 क्या है भैया आपका इनऑर्गेनिक, H2 क्या है आपका इनऑर्गेनिक, और ये बन रहा है ग्लूकोज, ये क्या होगा आपका ऑर्गेनिक। तो फोटोसिंथेसिस बेस्ट एग्जांपल है इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक समझने के लिए, बराबर है। तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ एल्गी हो गए, ऑलमोस्ट बहुत सारी एल्गी हो गई, तो ये क्या करते हैं, दे फॉलो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बराबर है, क्लियर है। नाउ हेटेरोट्रॉपिक में आ जाएगा, इसको थोड़ा यहां से दिखाऊंगा। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू मेक इट सिंपलर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल का यूज किया और बॉडी में उसको सिंपल बना दिया, बराबर है। और यहां पे आएगा ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक फूड का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूटिलाइजेशन किया और बॉडी में ऑर्गेनिक ही बना दिया, सही है कि नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, देखो हेटेरोट्रॉपिक है ना, उनको बेचारों को डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है ना, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है, स्पेशली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी होती है अपना खाना बनाने के लिए, सही है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, अपना फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, सही है। देखो यहां पे जैसे हम लोग स्टार्च इंटेक करते हैं पोटैटो के साथ, बटाटे के साथ, और स्टार्च हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हो गया सिंपल, कितना सिंपल है कि नहीं। तो देखो ह्यूमंस हो गए, अमीबा है, फंजाई है, लीच है, सम प्लांट्स है, ये फॉलो करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम लोग डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं, आइए। देखो भाई मैंने पहले बोला था ये क्विक रिवीजन है, तो क्विक रिवीजन यहां पे होगा, बराबर है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, लगे रहिए मेरे साथ, मजा आएगा आपको। चलो, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, देखो इसके तीन अलग अलग प्रकार हैं, वैसे चार हैं लेकिन एनसीईआरटी में तीन दी है तो तीन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजी वेयर ऑर्गेनिज्म टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। सिंपल सी बात है, एक पूरा का पूरा मटेरियल लिया, उसको बॉडी के अंदर डाला और बॉडी के अंदर क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, बराबर है, मतलब डाइजेशन होगा। इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसमें आएगा ये, मेनली इंसानों में तो आता ही है, हमारे अंदर यही होता है भाई, हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, है ना। तो यह आ जाएगा ह्यूमंस के अंदर, अमीबा के अंदर, पैरामेशियम के अंदर, और कुछ मतलब मोस्टली एनिमल्स के अंदर होता है ये, बराबर है, डन है। नेक्स्ट आ जाएगा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो इसमें क्या है, स्ट्रेटेजी वेयर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल डेड एंड डिके आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब इट। देखो इसको समझने के लिए बढ़िया सा मेरे पास एक एग्जांपल है, समझ लो कि मेरे पास ये कुछ डेड एंड डिके मटेरियल पड़ा हुआ है, बराबर है, डेड एंड डिके, मरे हुए प्लांट एनिमल के टिश्यूज पकड़ लो, चलेगा। तो मैंने क्या किया, समझ लो अगर मैं ये मोड फॉलो कर रहा हूं सैप्रोफाइटिक वाला, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर थूकूंगा, क्या करूंगा, इसके ऊपर थूकूंगा, मैंने थूक में क्या है, कुछ एंजाइम्स है ना। तो ये एंजाइम्स को क्या करेंगे, आउटसाइड द बॉडी पूरा का पूरा डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन होने के बाद मैं इसको इनटेक कर लूंगा। समझ में आया कितना इजी है। तो यहां पे कुछ मोस्टली फंगसेस जो होते हैं, मतलब फंजाई जो होते हैं, एंड कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। कौन सा वाला, सैप्रोफाइटिक, जहां पे वो डिपेंडेंसी रखते हैं अपनी डेड एंड डिके मटेरियल्स के ऊपर, सही है। चलो ये आ जाएगा सैप्रोफाइटिक। तीसरा आपका आ गया आप पैरासाइटिक। ये बड़े खतरनाक है भाई, ये बड़े खतरनाक है ना, ये पूरा तांडव करवाते हैं हमारे साथ। देखो ये क्या हुआ, स्ट्रेटेजी वेयर ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन खींच लेंगे, चूस लेंगे, पूरा सक कर लेंगे पूरा, समझे, है ना। तो ये है पैरासाइटिक। देखो ये होते हैं दो तरीके के, एक तो भी होते हैं और एंडो भी होते हैं, मतलब कि लिविंग बॉडी के सरफेस के ऊपर भी सक करेंगे, जैसे लीच हो गया, आपको पता ही है, और कुछ बॉडी के अंदर जाने के बाद भी ये एक्टिविटी करते हैं, है ना। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, मतलब कि भैया मारेंगे भी हमें, बचाएंगे भी हमें, ये हो गया यहाँ पे। तो भैया ये क्या करते हैं, बचाते भी है, मतलब मारेंगे तो नहीं, लेकिन पूरा न्यूट्रिशन खींचते रहेंगे, बराबर है। तो इसमें देखो क्या आ गया, लीच का एग्जांपल लिया है,
तो यहाँ पे टिक्स हो गए, लाइस हो गया, लीचेस हो गए, टैपवर्म हो गए, कस्कटा हो गया। देखो कस्कटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट यू कैन से एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आने की संभावना है। तो ऐसे प्लांट जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उसमें आएगा कस्कटा और अमरबेल, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। तो ये हो गया आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा क्योंकि मैंने क्विकली बताने का ट्राई किया है यहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्लाइड आ गई ये वाली, डन। ओके, सो आपके सामने है भाई फोटोसिंथेसिस, बहुत फेमस है ना। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे सर, हमें तो मतलब हर चीज पता उसकी डिटेल में, ऐसा नहीं है भाई। देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनवायरमेंट से, बाकी जगह से कुछ चीजें ली, मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए और अपने अंदर ऐसा कुछ चीज बना दी जिससे उनको एनर्जी मिलेगी। सही है कि नहीं? कितना मस्त है देखो। तो देखो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर का यूज करते हैं, बराबर, और सनलाइट का भी यूज करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट भी यहां पे रहेगा और फाइनली क्या बनेगा आपका ग्लूकोज बनेगा, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा और साथ में ऑक्सीजन क्या होगा यहां पे रिलीज भी होगा। सही है। तो देखो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या क्या होगा यहां पे। अब यहां पे देखो वाटर कैसे मिलता है। वाटर बहुत काम का है भाई, रॉ मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो टेक अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब कि सॉइल से, रूट से ये क्या करेगा, खींचेगा, जमीन से खींचेगा पानी को, बराबर है, प्लांट। Along with that, nitrogen, phosphorus, magnesium, iron are also taken, बराबर, मतलब कि सिर्फ पानी खींचे तो पानी थोड़ी आएगा, पानी के अंदर कुछ मिनरल्स भी हैं जो बहुत काम के हैं प्लांट बॉडी के ग्रोथ करने के लिए, वो भी तो आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। तो भैया देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है या फिर यू कैन से आयरन है, ये साथ में आ जाएंगे। और उसमें नाइट्रोजन तो भैया आपको पता ही है बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ी है 9th के अंदर, है ना। तो उसमें नाइट्रेट्स बनेंगे, नाइट्राइट्स बनेगा और फाइनली क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा। सही है। तो इस तरीके से वाटर को इंटेक करते हैं प्लांट बॉडी। उसके बाद इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट नॉट यूज्ड इमीडिएटली एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो ध्यान से, दिख रहा है, देखो बनता क्या है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। जितना ग्लूकोज चाहिए उतना काम का यूज कर लिया प्लांट बॉडी ने, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको वैक्यूल्स में आके स्टोर कर दिया, बराबर है, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। इट विल एक्ट एज द इंटरनल एनर्जी सर्वर। सही है। और ऐसे अगर मैं ह्यूमंस की और एनिमल्स की बात करूं तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जितना ग्लूकोज रहेगा वो बॉडी ने यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो क्या बना देगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना देगा और उसको स्टोर करके रखता है। सही है। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन कहां पे है भैया, ग्लाइकोजन विल एक्ट एज अ स्टोरेज फूड मटेरियल। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज के अंदर कि भैया स्टोरेज फूड मटेरियल कौन सा है, प्लांट में तो स्टार्च है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में कौन सा आता है, ग्लाइकोजन है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बराबर। ये रिएक्शन तो है ना बचपन से याद है ना। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्लाइड आएगी ये वाली, इसको डिटेल में समझते हैं भाई क्योंकि बहुत काम का है। ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा बताने का ट्राई करूंगा, देखना इसको। देखो ये जनरल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, बराबर है। उसके 3 अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं। कहां पे दिए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है यहां पे लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, बराबर है। पहले तो ये समझना क्लोरोफिल पिगमेंट होते कहां पे, तो समझ लो कि एक प्लांट सेल है, बराबर है, उसके अंदर ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है, ओके। और ये क्लोरोप्लास्ट समझ लो कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम हो गया। और ग्रैनम का अगर मैं समझ लो सिंगल पार्ट लूं, समझ लो इसको मैं अगर करूं तो ग्रैनम का सिंगल पार्ट क्या हो गया आपका, थाइलाकॉइड हो गया, है ना। इसको मैं लिख देता हूं थाइलाकॉइड। तो ये जो थाइलाकॉइड है सिंगल पोर्शन और पार्ट ऑफ ग्रैनम, थाइलाकॉइड, बराबर। इसके दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, यहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, बराबर है। तो ये हो गया आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा प्लांट सेल है। उसके बाद मैंने लिया क्लोरोप्लास्ट, इसको बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट, बराबर है। और ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे ग्रैनम होता है, इसको बोलते हैं ग्रैनम। चलो ये हो गया ग्रैनम। और ग्रैनम का अगर सिंगल पार्ट है उसको बोलते हैं सिंगल पार्ट को थाइलाकॉइड, जिसके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहेगा आपका, क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा। और ये पिगमेंट क्या करेगा, सनलाइट से आने वाले रेज जो होते हैं उसमें से लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। अब देखो भैया सनलाइट से ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, बहुत सारी रेंज है, बड़ी रेंज है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ
क्लोरोफिल क्या करेगा, विजिबल स्पेक्ट्रा की जो लाइट है उसी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। करीबन यू कैन से 390 टू 700 नैनोमीटर, ये जो रेंज है उसी लाइट को क्या करेगा, ये एब्सॉर्ब करेगा। कौन करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट करेगा। बराबर है, ये क्लियर हो गया। और ये प्रोसेस कब हो रही है, दिन में हो रही है, डे टाइम पे हो रही है। कब हो रही है, दिन में हो रही है। तो यहां पे लिख देता भैया कि ये हो रही है डे टाइम, मतलब कि दिन में हो रही है। देखो सन तो दिन में ही निकलता है सर, सूरज तो दिन में ही निकलता है, तो सनलाइट तो दिन में ही गिरेगी, तो दिन में ही तो क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करेगा उसको, सिंपल सी बात है। बराबर है। चलो थोड़ा सा इरेजर से इरेज कर दिया जाए इसको, इरेज थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं और आगे दूसरा स्टेप भी समझा देता हूं क्या है कैसा है। ज्यादा कुछ तान लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन और एंड स्प्लिटिंग। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल आर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन नंबर 2 है। ये भी कब होती है, ये भी होती है डे टाइम में। ये भी कब होने वाली है, डे टाइम में होने वाली है। सही है। देखो इसमें क्या होता है कि सनलाइट आया और सनलाइट से रेडिएशन आए, मतलब लाइट आई, और H2 मॉलिक्यूल जो है आपका उसका क्या होगा, यहां पे ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेकडाउन। तो यहां से बहुत सारे क्या होंगे, H+ आयन आने वाले हैं, प्लस कुछ अमाउंट में क्या आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। बराबर है। तो ऑक्सीजन जो फाइनली रिलीज होता है, मतलब कि एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, वो आ रहा है फ्रॉम वाटर। बराबर है, क्योंकि वाटर का जो फोटोलाइसिस होगा, फोटो मतलब के सनलाइट, लाइसिस मतलब के टूटना, तो फोटोलाइसिस से क्या निकलेगा, यहां पे देखो फ्री हाइड्रोजन आयन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड यहां पे ऑक्सीजन भी बाहर रिलीज हो रहा है। बराबर है। तो ये जो फ्री ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसका मेन सोर्स क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बराबर है। और ये प्रोसेस होते 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 दिन में क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। बराबर है, सही है। चलो थर्ड आते हैं, उसके लिए फिर से रबर लेना पड़ेगा, बड़ा वाला ही रबर लेते हैं वंस अगेन। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है तो क्विक ही चलेंगे। ओके, थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दी कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन आपको पता ही है, H+ आयन का एडिशन होगा। बराबर है। तो यहां पे मतलब कुल मिला के ऐसा है कि कार्बन CO2 जो है प्लस यहां पे H2 ले लो, तो यहां से फाइनली क्या बनने वाला है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, मतलब कि C6H12O6 बनेगा। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, बाय रिडक्शन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में H+ और H मतलब हाइड्रोजन आयन ले लो। चलो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, यहां पे मिक्स हो गया, क्या बनेगा, यहां पे सिंपल ग्लूकोज बन जाएगा। बराबर है। और ये रिएक्शन होती है नाइट में। कब होती है, नाइट टाइम में होती है, रात को होती है भैया। सही है। तो एक चीज थोड़ी माइंड में फिक्स कर लो आप लोग, क्या फिक्स करना है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है ये दिन में भी होती है, रात में भी होती है। बराबर। दिन में ये 2 स्टेप आने वाले हैं और रात में ये लास्ट स्टेप आएगा, थर्ड वाला आपका। सही है। तो कुल मिला के तीनों स्टेप्स को आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज बनेगा, और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, यहां पे फाइनली ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होने वाला है। बराबर है, सही है। चलो तो ये आपके सामने है कुछ नॉर्मल चीजें तो आपको ऑलरेडी पता ही थी। आगे बढ़ जाते हैं। ओके डन है। पहले पेन ले ली जाए भाई, पेन ले ली जाए। हाँ देखो क्या है अभी, स्टोमाटा। कौन सा माटा, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा एंड गार्ड सेल, ये आपको पता होगा, शायद 9th में हमने पढ़ा होगा डेफिनेटली, है ना। तो ये जो है उसमें थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स होता है ना उसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टोमाटा, मतलब कि टाइनी पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा। बराबर है। उसका फंक्शन क्या है, 2 उसके मेन फंक्शन है, एक तो है गैसियस एक्सचेंज करना और दूसरा ट्रांसपिरेशन रेट को मेंटेन करना। ये 2 काम किसके मेन, स्टोमाटा का है। मतलब कि देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बराबर है। तो अगर ये समझ लो कि एक लीफ मैंने ले लिया यहां पे, तो लीफ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अलॉन्ग विद दैट दूसरा क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज भी कर रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट बॉडी को गैसियस एक्सचेंज करना पड़ता है भैया।
दिन में प्लांट क्या छोड़ता है, CO2, रात को सॉरी दिन में क्या छोड़ेगा, O2, रात को क्या छोड़ेगा, CO2, बराबर है। तो गैसियस एक्सचेंज भी कहां से होने वाला है, ये होने वाला है टाइनी पोर से होता है, बराबर है। दूसरा यहां पे गार्ड सेल, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर मैं नॉर्मल जनरल प्लांट की बात करूं, मतलब के जो यू कैन से फॉरेस्ट प्लांट है या ग्रीनलैंड प्लांट है ना, तो नॉर्मल प्लांट जो होते हैं, हायर प्लांट जो होते हैं, उसमें स्टोमेटा दिन में ओपन होता है और रात में क्या होता है, क्लोज होता है। और ये ओपनिंग क्लोजिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, मेनली गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल है, बराबर है। मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं। व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल दे स्वेल एंड कॉजिंग स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, बराबर। मतलब कि जब पानी, देखो यहां पे है, जब पानी अंदर जाएगा मतलब कि जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, मतलब कि स्वेल हो जाएंगे। जैसे ही वो स्वेल हो गए तो यहां पे स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये मेनली कब होता है, डे टाइम पे होता है, सही है। दूसरा मैकेनिज्म क्लोजिंग, द पोर क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक, मतलब जब पानी सेल से बाहर जाएगा, गार्ड सेल से बाहर जब पानी जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा भैया, ये दोनों के दोनों गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, मतलब कि श्रिंक हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा गेम किसका है, पानी का है भाई, टर्गर प्रेशर का है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, पानी का ही पूरा गेम है। पानी अंदर गया, खुला, बाहर आया, बंद, सही है ना। तो देखो इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म और भी है, बट अभी के लिए आपको ये माइंड में फिक्स रखना है, बराबर है। तो मेनली गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नॉर्मल प्लांट में, जनरल प्लांट में, फॉरेस्ट प्लांट में, ग्रीनलैंड प्लांट में क्या होने वाला है, यहां पे दिन में स्टोमेटा ओपन रहेंगे, रात को क्लोज रहेंगे। लेकिन अगर बात करें डेजर्ट प्लांट, तो वहां पे प्रोसेस उल्टी होती है भाई, समझना थोड़ा सा। डेजर्ट में क्या रहेगा, यहां पे डेजर्ट प्लांट देखो यहां पे लिखा हुआ है, दे टेक अप CO2 एट नाइट, वो रात में CO2 लेते हैं, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विच इज देन प्रोसेस्ड बाय एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पे प्रोसेस उल्टी होगी। डेजर्ट प्लांट में देखो क्या है, पानी भैया बहुत कम होता है, पानी के लिए तरसते मरते वो लोग, है ना। तो वहां पे ऑलरेडी पानी कम है, तो पानी को बचाना पड़ेगा। समझ लो अगर दिन में स्टोमेटा ओपन रहा, ट्रांसपिरेशन हो गया, पूरा पानी चला गया, तो गए, वाट लग गई प्लांट की, तो सूख के मर जाएगा वो तो वहां पे, सही है ना। तो यहां पे क्या है कि रात में CO2 को वो इंटैक्ट मतलब लेंगे, एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, स्पेशली यहां पे मैलिक एसिड बनता है, बराबर है, विच इज देन प्रोसेस्ड बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, बराबर है। अब क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और एनर्जी जो बनी है क्लोरोफिल से, वो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, यहां पे फूड बनेगा, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनेगा, बराबर है। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस दिन में होती है उसकी टोटल उल्टी और रिवर्स कब हो रही है, यहां पे नाइट में हो रही है, बराबर। क्यों हो रही है ऐसा, मतलब कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ये वाली, देखिए जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा भाइयों, मजा आएगा आपको। किधर गया, ये रहा। देखो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो न्यूट्रिशन समझते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब कि अमीबा के अंदर पहले समझते हैं भैया, बहुत काम का है। देखो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो माइक्रोस्कोपिक है, बराबर है। एक जात का, एक प्रकार का यू कैन से प्रोटोजोन है ना, और टेढ़ा मेढ़ा उसका शेप होता है। देखो यहां पे ध्यान से देखो आप, तो ये अमीबा है, बराबर। इसको थोड़ा कलर चेंज कर ले क्या, चलो ये कर लेते हैं। ये अमीबा है, बराबर। अमीबा के अंदर देखो न्यूक्लियस और टेढ़ा मेढ़ा उसका स्ट्रक्चर है, सही है। यहां पे समझ लो कि उसके पास एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है ना, तो उसको सेंस करेगा। पहले सेंस करने के बाद क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को, मतलब अपने जो प्रोटोप्लाज्म उसको एक्सटेंड करेगा लाइक दिस, है ना। और उसको एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, सूडोपोडिया से कहीं ना कहीं वो फूड को एंगल्फ कर लेगा, घेर लेगा पूरी तरीके से, मतलब उसकी गए वो तो वाट लगने वाली है ना। उसके बाद क्या करेगा, फूड पार्टिकल को पूरा का पूरा वो घेर के क्या बना देगा, एक फूड वैक्यूल बना देगा। क्या करेगा वो, फूड वैक्यूल बना देगा। तो फूड पूरा उसने एंगल्फ कर दिया, मतलब कि पूरी तरीके से घेर लिया उसने, सही है। अब क्या होगा कि वो अपने एंजाइम्स को छोड़ेगा, बिकॉज यहां पे क्या होता है, यहां पे होते हैं लाइसोसोम्स होते हैं, और ये लाइसोसोम्स के पास बहुत खतरनाक एंजाइम है भाई, केमिकल्स हैं। वो क्या करेंगे, यहां पे आने वाले फूड पार्टिकल के ऊपर पूरा बम्बार्डमेंट करेंगे, अपने एंजाइम छोड़ेगा ताकि फूड पार्टिकल टूट जाए, बराबर है। तो यहां पे जैसे फूड पार्टिकल के ऊपर एंजाइम आया, पूरी तरीके से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते 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 फाइनली क्या हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है,
मतलब के जो काम की चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब हो जाएगी, और जो अनवांटेड चीजें हैं, टॉक्सिक मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। सही है, तो स्टेप्स दिए देखो यहां पे। सबसे पहले इंटेक किया, इंजेक्शन, फिर उसने किया डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, होलोजोइक मोड, फिर उसने किया एब्सॉर्प्शन, फिर किया एसिमिलेशन, मतलब कि यूटिलाइज कर लिया डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एनर्जी बनाने के लिए, एंड फाइनली किया उसने इजेशन, अनवांटेड चीजों को, टॉक्सिक चीजों को बाहर निकाल दिया। सही है, तो ये आपका हो गया अमीबा के रिगार्डिंग। देखो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस का मीनिंग ये हो रहा है कि जो फॉरेन मटेरियल है या पार्टिकल है उसे एंगल्फ करके पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देना अपने अंदर लेकर, बराबर है, उसी को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी कहां पे होने वाली है, अमीबा के अंदर होती है, बराबर है। चलो अब चलते हैं पैरामेशियम के अंदर। चलो अरे पैरामेशियम नहीं क्लिक कर आ के, पैरामेशियम देखो, पैरामेशियम भी भाई स्लीपर शेप का है, सिलिया होते हैं, पता ही है ना, प्रोटोजोन है, पानी में रहता है ना। तो अनलाइक अमीबा, पैरामेशियम हैज डेफिनेट शेप, इसका प्रॉपर शेप होता है स्लीपर के जैसा, है ना, और टेकन एट स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहीं से फूड टेकअप करेगा, पूरी बॉडी से नहीं। देखो यहां पे पूरी बॉडी से कहीं से भी वो फूड इंटेक कर सकता है अमीबा, लेकिन पैरामेशियम जो है वो एक प्रॉपर जगह से, जैसे समझ लो यहां पे निकाल रहा हूं मैं, ये समझ लो कि पैरामेशियम का स्ट्रक्चर है, तो एक स्पॉट होता है, एक जगह होती है, सिर्फ वहीं से वो फूड पार्टिकल को क्या करेगा, इंटेक करेगा। क्लियर है, बाकी और जगह से नहीं करेगा। तो आप सोचोगे सर ये तो एक ही जगह से कर रहा है, तो ये फूड वहां तक जाएगा कैसे, क्या वो पैरामेशियम खुद घूम जाएगा या फूड को उस पॉइंट तक लेकर जाएगा। तो उसके पास होते हैं बहुत सारे सिलिया, क्या होता है उसके पास, सिलिया, और ये सिलिया का मेन फंक्शन ही यही है कि ये जो फूड पार्टिकल है उसको कहां तक लेकर जाना। समझ लो फूड पार्टिकल यहां पे है, तो उसको स्पोर्ट तक लेकर जाएगा, लाइक दिस, क्या करेगा, उसको स्पोर्ट तक लेकर जाएगा, और वो पर्टिकुलर स्पोर्ट से उसको इंटेक्ट कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा, सिंपल सी बात है। सही है, तो फूड इज मूव्ड इनटू दिस स्पोर्ट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ दिस सेल। क्लियर इतना, मतलब समझ लो कि अगर मैं पैरामेशियम हूं, मैं मुंह से खाता हूं, फूड वहां पड़ा है और ये मेरे सिलिया है, तो सिलिया से मैं ऊपर 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 लाते लाते फूड को अंदर डाल दूंगा। समझ में आएगा, बस ऐसा ही है ना। तो ये हो गया आपका पैरामेशियम, थोड़ा सा दिया हुआ एनसीईआरटी में, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, अब आ गया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार था, ये कब आएगा सर, ये कब आएगा। वैसे इंतजार तो आपको किसी और चीज का है, वो चैप्टर भी मैं लेके आऊंगा, डोंट वरी, है ना। जो इच्छा होती है इन दिनों हार्मोनल इंबैलेंस और चेंजेस से, तो होगा वो तो, है ना। चलो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, आय हाय मजेदार टॉपिक है कि नहीं। देखो भाई इसकी डायग्राम करके रखने की, इतनी बार ड्रॉ कर लो कि रात को सपने में आए डायग्राम, है ना, ये आपको थोड़ा करके रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हैपेंस इन एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल आपको पता ही है, माउथ से लेके एनस तक की पूरी कैनल, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। उसको जीआई ट्रैक बोलो तो भी चलेगा, बराबर है। तो एलिमेंट्री कैनल में ये प्रोसेस होने वाली है, एक होलो ट्यूबलैक स्ट्रक्चर में प्रोसेस होती है। सही है, इसमें पहला आ जाएगा आपका माउथ, फिर आ जाएगा ईसोफेगस, फिर आ जाएगा स्टमक, फिर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये पूरी चीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं जितना एनसीईआरटी में दिया है, ज्यादा तान नहीं लेने का, जल्दी करवा दूंगा, है ना। देखो इसमें दिया हर्बीवोर जो होते हैं, जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, है ना, गॉट, है ना। तो ये क्या करते हैं, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा लंबा होता है, लार्ज होता है, लार्ज मतलब हाँ लंबा होता है, बराबर है। क्यों ऐसा, बिकॉज टू अलाउ सेलुलोज डाइजेशन। ये कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी देख लो, कुछ भी चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत खतरनाक है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल एंजाइम, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, तो ये पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हर्बीवर्स के अंदर, मतलब कि काउ बफेलोस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर नहीं बात करो, है ना। तो इनका इंटेस्टाइन क्या रहेगा, लंबा रहेगा, टू डाइजेस्ट सेलुलोज प्रॉपरली। बट अगर बात करें कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स में क्या होगा, यहां पे मीट इजीली डाइजेस्ट हो सकता है विद कंपेयर टू सेलुलोज, विद कंपेयर टू सेलुलोज। बाकी फ्रूट्स की सब्जी की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। तो यहां पे क्या रहेगा, उनका इंटेस्टाइन क्या रहेगा, थोड़ा स्मॉल रहेगा, शॉर्ट रहेगा विद कंपेयर टू हर्बीवोर्स, है ना। जैसे कि कार्निवोर्स में आ गया टाइगर, आ गया लायन, आ गया। सही है, हम तो ओमनिवर्स में आते हैं, हम तो दोनों में आएंगे। चलो कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्लाइड है, बहुत धुरंधर तरीके से है, मजा आएगा आपको। ओके, तो
सबसे पहला यहां पे लेते हैं पॉइंट, फूड इज, देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, टीथ की बात कर रहे हैं। पहले तो माउथ कैविटी आ गई, मुंह आ गया, बराबर, माउथ कैविटी में आ गया टीथ, है ना। टीथ में क्या होता है, फूड क्रश्ड बाय द टीथ टू क्रिएट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सेम स्ट्रक्चर। देखो सेम तो हर बार नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ फूड को क्रश करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सही है ना। टोटल 32 दांत होते हैं हमारी बॉडी, हमारे माउथ कैविटी में, आपको पता ही है एक एडल्ट के अंदर, है ना। तो बेसिक्स इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इतना ही हम लोग करेंगे। दूसरा यहां पे लिया है टंग, तो टंग में क्या रहेगा, कंटेन मेनी टेस्ट बर्ड विथ दी गुस्टेटरी रिसेप्टर। उसके सरफेस पे ना पैपिली होती है, पैपिली छोटी 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 छोटी, वो पैपिली में बहुत सारे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, उसको बोलते हैं गुस्टेटरी रिसेप्टर्स, है ना। कहां पे रहेंगे रिसेप्टर, टेस्ट बर्ड के ऊपर। देखो ये टंग है समझ लो, उस पे पैपिली पे क्या है आपके टेस्ट बर्ड है, और उसी पे ऊपर क्या है, रिसेप्टर है। तो यहां पे रहेंगे रिसेप्टर, और रिसेप्टर मेनली किसके रिस्पॉन्सिबल है, फॉर दी सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट का सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल। ओके, उसके बाद चलेंगे ईसोफेगस, क्या चलेंगे, ईसोफेगस। देखो ये मस्कुलर होता है, ईसोफेगस क्या होता है, मस्कुलर, थोड़ा बहुत स्केलेटल मसल और बाद में स्मूथ मसल, इससे ये बनता है, बराबर है। नाउ इन कैनल मतलब मसल्स इन अ कैनल लाइनिंग ट्रैक रिदमिकली पुश्ड फूड फॉरवर्ड एंड आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब कि जहां जैसे क्या हो गया, मुंह में बोलस बन गया, क्या बन गया, बोलस बन गया, मतलब हम लोग चबाएंगे ना, चबाएंगे दांतों से, बराबर है। फिर टंग में क्या होगा, उसका टेस्ट आएगा। और एक चीज समझ लो, यहाँ पे सलाइवरी मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, कितने होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स बॉडी में, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल, मतलब 3 पैर में होते हैं, 3 पैर्स आते हैं। ओके, एक यहाँ पे कान के साइड में होता है, एक लोअर मैंडिबल और एक टंग के नीचे होता है, मतलब दो ऐसे होते हैं, पैर में होते हैं, बराबर है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा को सीक्रेट करेगा, सलाइवा निकालेगा, सिंपल सी बात है। और सलाइवा क्या करेगा, इट वेट्स द फूड, फूड को वेट करेगा, गीला करेगा, ताकि प्रॉपर्ली उसकी मिक्सिंग हो पाए अच्छी तरीके से, है ना। और इट स्पेसेस स्मूथ बनाएगा उसको। इट आल्सो कंटेन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस। देखो सलाइवरी अमाइलेस को हम लोग टाइलिन भी बोल सकते हैं, बराबर है। और ये एक ऐसा एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर होता है, और मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, स्टार्च को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। स्टार्च जो रहेगा, देखो पूरा स्टार्च नहीं, ऑन एन एवरेज 25 to 30% स्टार्च जो रहेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्पफुल रहेगा, आपका सलाइवरी अमाइलेस यहां पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और स्टार्च का कन्वर्जन ये किसमें करेगा, ये करेगा माल्टोस के अंदर। किसके अंदर करेगा, है माल्टोस के अंदर, जो एक डाइसैकेराइड है, बराबर, बट ओनली 25 to 30%। इसलिए कहा जाता है ना कि डाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है, ह्यूमन बॉडी में माउथ से होती है, सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पे मैंने बताया था भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बराबर है। देखो जैसे ही खाना क्रश हुआ, मिक्स हुआ, वेट हुआ, ओके, उसमें कुछ स्टार्च का डाइजेशन हुआ और वो बन गया बोलस। तो जब ये बोलस ईसोफेगस में आएगा, तो ईसोफेगस में कैसा एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्टिविटी से वो नीचे जाएगा फूड, और उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कहां पे होती है, ईसोफेगस में होती है, बिकॉज ईसोफेगस किससे बना है, स्मूथ मसल से बना है। तो रिदमिक मूवमेंट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और उससे फूड क्या करेगा, नीचे जाएगा, मतलब माउथ कैविटी से भी कहां जाना शुरू करेगा, स्टमक के अंदर जाना शुरू करेगा। यहां पे देखो स्टमक लिया हुआ है, स्टमक जे शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन है भैया। कुछ भी खा लो, खाने के बाद कहां जाएगा, स्टमक में ही जाएगा, इधर उधर तो भागता नहीं ना, लीकेज तो नहीं ना अंदर बॉडी में, हाँ, तो ये जाएगा हमारा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर नॉर्मली ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटा खाना रुकता है, बराबर है, क्योंकि वहां पे उसकी चर्निंग मूवमेंट होती है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, चर्निंग मूवमेंट। अलॉन्ग विद दैट स्टमक के अंदर आपको मिलेगा HCl डाइल्यूट रे, अगर भैया कॉन्सेंट्रेट रहा तो पूरा जल जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा। तो यहां पे HCl क्रिएट एसिडिक मीडियम, क्या करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा फॉर एंजाइम एक्टिविटी। देखो ये एक एसिडिक पीएच क्रिएट करेगा, ताकि क्या होगा कि आपके स्टमक से एक एंजाइम निकलता है, बराबर, जिसका नाम है पेप्सिनोजन। वो पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है बेचारा, कुछ कर नहीं पाता है वो, सही है। तो उसे एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl कर रहा है। तो HCl ने जैसे मीडियम प्रोवाइड किया, पेप्सिनोजन का क्या बन गया, पेप्सिन बन गया। और ये पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। समझ में आ रहा है, फिर से बताऊं एक बार,
स्टमक में खाना 3 से 4 घंटा रुका, क्योंकि वहां पे चर्निंग मूवमेंट होती है, मैकेनिकल डाइजेशन, साथ में उसके साथ वहां पे डाइल्यूट HCl भी निकलता है। डाइल्यूट HCl करीबन पीएच आपका कर देगा 1 to 3, इतना कम कर देगा। तो वो पीएच में जो खाने के अंदर बैक्टीरिया माइक्रोब्स, वो तो मर ही गए बेचारे, वो तो मर गए, बट साथ में उसने एक ऐसा एनवायरमेंट बना दिया ताकि हमारे स्टमक से जो एंजाइम निकलता है पेप्सिनोजन, वो एक्टिव हो जाएगा। बिकॉज वो पहले क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे ही एसिडिक मीडियम आया तो वो हो गया एक्टिव, क्या बन गया, वो पेप्सिन बन गया। और पेप्सिन क्या करेगा, अभी पूरी तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, सही है क्या। उसके बाद आएगा म्यूकस। म्यूकस भाई बहुत काम का एक सिक्रीशन है, बहुत जगह पे निकलता है बॉडी में, लेकिन मेनली स्टमक में म्यूकस निकलता है फॉर प्रोटेक्शन द इनर स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। अगर समझ लो कि एसिड बार बार निकला तो अंदर पूरे छाले 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 पड़ जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे भाई, है ना, खा नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के वो हमारे स्टमक की इनर मोस्ट लेयर को एसिडिक मीडियम से, एसिड से बचाने के लिए कौन है वहां पे, म्यूकस रिस्पॉन्सिबल है, बराबर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा जिस तरीके से, जिस स्पीड से मैं बता रहा हूं। वैसे इतनी स्पीड मेरी है नहीं, बट मुझे क्विक रिवीजन करवाना है तो मुझे बताना पड़ेगा, सही है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये देखो क्या है यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जाएगा कहां पे, खाना डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो लॉन्गेस्ट पार्ट है ये हमारी एलिमेंट्री कैनल का, बहुत लॉन्ग पार्ट है भाई, है ना, एंड एक्सटेंसिवली कॉइल्ड फिट इनटू दी कॉम्पैक्ट स्पेस। देखो ये पूरा कॉइल्ड फॉर्म में है, 6 से 7 मीटर जितना लंबा होता है ये करीबन, बराबर। और ये पूरा कॉइल्ड पार्ट में एक जगह पे फिक्स होकर बैठा हुआ है। एंड फाइनल एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। यहां से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, बराबर है। क्योंकि देखो पहली बात तो क्या है कि लीवर के अंदर से जो बाइल निकलता है, लीवर के अंदर से जो बाइल निकलता है और पैनक्रियास के अंदर से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो दोनों कहां पे आते हैं, वो दोनों आते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, चलो ओके देख लेते हैं। यहां पे देखो लीवर में से मैंने बताया बाइल आता है, और पैनक्रियास से मैंने बताया क्या आता है, पैनक्रियाटिक जूस आता है। ये दोनों सिक्रेशंस कहां पे आएंगे, ये दोनों सिक्रेशन आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अलोंग विद दैट स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के भी क्या है, कुछ एंजाइम है, बराबर। ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, यहां पे आपस में क्या करेंगे, मिल जाते हैं। और वहां पे क्या होगा, प्रोटीन का कन्वर्जन एमिनो एसिड में करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे कि स्टार्च ले लो, उसका कन्वर्जन किसमें होगा, ग्लूकोज में होगा। देन फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर होगा, सही है। तो ये बहुत सारी चीजें यहां पे होने वाली हैं, डन। अब यहां पे कुछ होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं विली, और विली के ऊपर होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोविली, बराबर है। ये दोनों मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएगा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि वहां से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो प्रॉपर्ली एब्सॉर्ब हो पाए, बराबर है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। चलो पहले ये देख लेते हैं भाई। देखो यहां पे बाइल जूस कहां से, देखो बाइल बनता कहां पे, लीवर के अंदर। टेम्पररी स्टोर कहां पे होता है, गोल ब्लेडर के अंदर। और ये बाइल फाइनली आता कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, सही है। तो यहां पे इट मेक्स एसिडिक फूड अल्कलाइन, मतलब जो एसिडिक फूड, देखो स्टमक में चर्निंग मूवमेंट के बाद, प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, जो फूड रहेगा वो एसिडिक रहेगा, एसिड है ना उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे हम लोग चाइम। चाइम बोल लो, काइम बोल लो, चलेगा। तो ये जो चाइम है आपका एसिडिक फूड, बराबर, वो अब कहां पे आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा, तो वो एसिडिक रहेगा। अब एसिडिक तो चलेगा नहीं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए, अल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करने के लिए वहां पे बाइल जूस रिस्पॉन्सिबल है। अलॉन्ग विद दैट वो इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का, मतलब कि लार्ज ग्लोब्यूल्स को क्या करेगा, स्मॉल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। मतलब समझ लो कि हमारे खाने के अंदर अगर ये फैट है, फैट, तो उसे क्या करेगा, वो ब्रेक करके छोटा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो बाइल ने एक काम क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड को। दूसरा क्या कर दिया उसने, कि जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स उसको कट करके छोटे छोटे बना दिया, मतलब इमल्सिफिकेशन कर दिया। अब वो फैट को हम लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पे देखो पैनक्रियाटिक जूस, इसमें भैया बहुत सारे अलग 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 एंजाइम होते हैं। ये पैनक्रियास से निकलता है और इंटेस्टाइन में जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, बराबर। इसके अंदर आता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, बराबर है। उसके अंदर आता है लाइपेज, जो इमल्सिफाइड फैट, मतलब के बाइल ने जहां पे एक्टिविटी दिखा दी है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना दिए, उसके ऊपर अब कौन एक्टिविटी दिखाएगा, लाइपेज दिखाएगा एक्टिविटी। और लाइपेज क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ के क्या बनाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाएगा।
सही है। और उसी के जैसे यहां पे पैनक्रेटिक जूस में से ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और फाइनली करते करते उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सही है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स यहां पे आते हैं, जैसे मैंने बताया कि माउथ के अंदर 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, तो भैया 70% कहां गए, तो 70% स्टार्च जो है वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके लिए जो एंजाइम था उसका नाम क्या है, अमाइलेज, वो भी कहां से आएगा, पैनक्रियास से ही आएगा। सही है ना, चलो बढ़िया। उसके बाद लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेनली रिस्पॉन्सिबल, देखो 1 से यू कैन से 1.5 मीटर तक का लंबा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी होते हैं, यहां पे वाटर एंड मिनरल्स भी होते हैं, लिख देता हूं मैं। तो कुछ वाटर मिनरल्स जो होते हैं उसका एब्सॉर्प्शन कहां से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, प्लस वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वाटर से अनएब्सॉर्ब्ड मतलब कि नॉन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को वो प्रोसेस करके आगे आगे भेजेगा। बराबर है। अब आगे कहां पे आएगा वो फूड, फाइनली वो फूड आ जाएगा आपके रेक्टम के अंदर, और रेक्टम में क्या होगा, यहां से होगा इजेशन, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकलना बॉडी से। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड वाया एनस रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। बराबर है। देखो टेम्पररी स्टोर फूड मटेरियल कहां पे होंगे, रेक्टम में होंगे, और फाइनल एनस जो होता है, एनस जो होता है उसके अंदर कुछ स्फिंक्टर आते हैं। बराबर है। देखो 2 स्फिंक्टर आते हैं वैसे, इंटरनल जो होता है अंदर वाला वो होता है इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है बिकॉज वो स्मूथ मसल से बना है, और बाहर का जो स्फिंक्टर आता है फाइनल जहां से खाना बाहर निकलेगा, मतलब खाना नहीं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ना, तो वो होता है वॉलंटरी बिकॉज वो बनता है स्केलेटल मसल से। बराबर है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा इजेशन को, मतलब के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। सही है। तो ये आपका हो गया न्यूट्रिशन, मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया रेस्पिरेशन, मजेदार टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक। चलो रेस्पिरेशन का वैसे आपको ऑलरेडी मीनिंग पता था, बट एक बार फिर भी देख लिया जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। यहां पे क्या होगा, ये ऐसे एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे क्या होगा कि जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं उसका ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा। कहां पे टूटेगा, हमारे सेल के अंदर, और फाइनली क्या होगा, वहां से क्या बनेगा, यहां पे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता था। सही है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये उसका पूरा फुल फॉर्म है। जब एक एटीपी जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी का, जब वो ब्रेक होगा, टूटेगा, मतलब कि एक एटीपी का पूरी तरीके से जब हाइड्रोलिसिस होगा तो उस समय कितना मिलेगा एनर्जी, 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी वहां से रिलीज होती है, बनती है बॉडी में। बराबर, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सो एटीपी फ्यूल्स एक्टिविटीज लाइक, मतलब एटीपी एनर्जी देगा ना, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी होगी, बहुत सारी प्रोसेस होगी, तो उसमें क्या क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। ऐसी बहुत सारी और भी एक्टिविटी है, बट ये मूवमेंट में कर रहा हूं, मेरे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कौन देगा भैया, एटीपी देगा। याद रखना, बहुत काम का है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि अगर मैंने पूछा ना, क्लास में कई बार होता है, मैं पूछता हूं कि बच्चों बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है, सर मैं बताऊं ना, हाँ बताओ सर, इसका मीनिंग होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटलेट ऑफ CO2। अरे भैया वो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन में आसमान जमीन का फर्क है, नो डाउट, ये उसी का पार्ट है, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कहां पे गया काला काला, ओके। तो देखो ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग का मीनिंग क्या हो रहा है, टेकिंग एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, बस इसका मीनिंग ये भी हो रहा है कि एयर को इंटेक करो और एयर को बाहर निकालो, बस एयर को। ये बात अलग है कि हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को छोड़ेगा, एयर को इंटेक किया, बाहर निकाला, हो गया ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी, फूड को तोड़ना एनर्जी बनाने के लिए। सही है। वैसे ब्रीथिंग में क्या होगा, अकर इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक नॉस्ट्रिल्स एंड लंग। नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक ये काम करता है, पता ही है तो, है ना। और यहां पे क्या होगा, ये प्रोसेस होने वाली है सेल के अंदर, स्पेशली कहां पे होगी, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन तो कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। सही है क्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 CO2 विथ एनवायरमेंट, मतलब कि नॉस्ट्रिल से एनवायरमेंट के अंदर O2 CO2 मेनली एक्सचेंज का यहां पे खेल है। और यहां पे टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी,
फाइनली एटीपी बनेगा इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनेगा। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये पूरी फिजिकल प्रोसेस है और ये पूरी तरीके से बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो भैया इतने सारे डिफरेंसेस है ब्रीथिंग में एंड रेस्पिरेशन में, बराबर है। ये थोड़ा क्लियर कट समझ के आप लोग रखना, बहुत काम में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, बट स्टिल क्विक रिवीजन तो बनता है भाई, बनता है तो बनता है। इसका कौन सा कलर है? इसका कलर चलो ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। ओके देखो क्या होता है, समझ लो कि आपने खाना खाया, खाने के अंदर क्या है? स्टार्च है। स्टार्च का कन्वर्जन किस में हुआ? ग्लूकोज में हुआ, ग्लूकोज बना, बराबर है। अब ये ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? हमारे सेल के अंदर जाएगा। और सेल के अंदर कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब ग्लूकोज से क्या बनेगा? पाइरुवेट बनेगा। क्या बनेगा यहां पे? पाइरुवेट, मतलब कि 3 कार्बन कंटेनिंग पाइरुवेट बनेगा, प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी यहां से बनती है, बहुत कम बट बनती है, बराबर है। इसी प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। सही है, क्लियर इतना? तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया सेल के अंदर, उसका कन्वर्जन किसमें हुआ? पाइरुविक एसिड में और पाइरुवेट मॉलिक्यूल में हुआ, बराबर है। अब गेम यहां से शुरू होती है भाई। देखो क्या है गेम। अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, जो एक फंगस है यूनिसेलुलर, आपको पता ही है ना। तो अगर ईस्ट की बात करें, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझ लो कि ईस्ट के पास ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल भी, तो क्या करेगा भैया? वो उसके पास एक एंजाइम है, उसका वो यूज करेगा, है ना। तो ईस्ट ने एंजाइम का यूज कर लिया, क्या बना लिया? इथेनॉल बना लिया, CO2 बना लिया और एनर्जी बना ली। नॉर्मली 2 ATP, बहुत कम एनर्जी यहां पे बनती है, बट बनती तो है, बराबर है। 2 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। तो इथेनॉल बन गया जो एक प्रकार का अल्कोहल है, प्लस CO2 बना, प्लस बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनी। इसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा हो गया आपका? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रकार हो गया, बराबर है। तो इसको बोल सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रिएक्शन, जो ईस्ट के अंदर होता है। सही है। आप समझ लो कि अगर हम हमारी बात करें कि हम लोग एक तेज रनिंग कर रहे हैं, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बराबर है, उस टाइम भी क्या होता है? कई बार हमें मसल्स पेन होते हैं, मसल्स क्रैम्प होता है ना। तो मस्कुलर पेन क्यों हो रहा है हमें? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि जब हम लोग तेज दौड़ रहे हैं या हैवी जिम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, उतना फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इन द केस ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे मसल, मतलब कि स्केलेटल मसल में क्या होने वाला है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे भी क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। और यहां पे क्या बनेगा? देखो यहां बनेगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, बराबर है। और बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड हमें पेन होता है, दर्द होता है भैया, तड़पते हैं ना हम लोग पेन से, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। सही है। और यहां भी एनर्जी कितनी बनती है? यहां भी बनेगी 2 ATP। बहुत कम मिलती है भाई, लेकिन मिलती जरूर है ना। अब आते हैं मेन चीज, अगर ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट है, बहुत ऑक्सीजन है भाई, जितना यूज कर लो, है ना, तो भर भर के प्रेजेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होगा? यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और यहां पे क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और यहां पे एनर्जी बहुत होती है, खतरनाक तरीके से। कितनी होगी यहां पे? 36 ATP, बराबर है। तो यहां पे भर भर के एनर्जी आपको मिलने वाली है। सही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए वो मिल गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? अभी देखो, इसका इस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है इसका? क्रेब्स साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, बराबर है। बट अप टू एनसीईआरटी लेवल इतना मुझे लगता है काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर से धमाकेदार चीजें आ गई है आपके सामने बच्चों, देखो ध्यान से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हैंग कर देंगे भाई आज, है ना। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी में सबसे पहले आएगा नॉस्ट्रिल्स, एयर उससे अंदर जाएगा इनटू द बॉडी, हियर द फिल्टर्ड फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। ओके डन। देखो नॉस्ट्रिल में क्या होता है? एयर अंदर जाएगी और एयर बाहर भी आएगी। लेकिन नॉस्ट्रिल में क्या होता है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिया होते हैं, प्लस साथ में क्या होता है? म्यूकस होता है। तो ये क्या करता है कि जो अनवांटेड केमिकल्स हैं, अनवांटेड फॉरेन मटेरियल है, उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देगा, स्नीजिंग और कफिंग से भी, वो बराबर ये बोल सकते हैं। तो ये मेन काम किसका? नॉस्ट्रिल का हो गया। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट यहां पे आएगा आपका फेरिंग्स, उसके बाद आएगा लैरिंग्स। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, बट स्टिल फेरिंग्स एक ऐसा एरिया है, फेरिंग्स एक ऐसा एरिया है जो एक कॉमन जंक्शन है, कॉमन पाथवे है, बराबर है, बिटवीन नासल कैविटी एंड ओरल कैविटी, बराबर है। और फेरिंग्स में कहीं ना कहीं यू कैन से ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे फूड का इंटेक, मतलब फूड जो जाएगा कहां जाएगा?
ईसोफेगस में जाएगा, और गैस मतलब एयर कहां जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। सही है। उसी के साथ लैरिंग्स आपको पता है एडम्स एप्पल इन मेल, तो लैरिंग्स में क्या होता है भैया, इसमें होता है यू कैन से टाइप ऑफ वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड से क्या होता है हम लोग बोल पाते हैं, क्योंकि लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स। तो वॉइस जनरेट करने के लिए क्या है, लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है, बराबर है। उसके बाद आएगा वेयर इज ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया इज हियर। ट्रैकिया यहां पे देखो दिख रहा है आपको, ये ट्रैकिया, बराबर। ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, और उसमें होती है रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ये थोड़ी आधी होती है, आगे से इतनी होती है, पीछे इनकम्प्लीट होती है। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है कहां पे, ट्रैकिया के अंदर, वो क्या करती है कि वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगी। ट्रैकिया अगर कोलैप्स हो गया तो लुढ़क गए ना, गए काम से, है ना। तो उसको क्या करेगा, वो कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। कौन बचाएगा, सी सेप्ट की कार्टिलेजिनस रिंग जो डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। नाउ अब एयर पैसेज को क्या करेगा, प्रॉपर्ली अलाउ करेगा, मतलब एयर अंदर जाएगा और बाहर भी उसी से आएगा, और आगे वो ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ट्रैकिया खुद को डिवाइड कर देगा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और फाइनली लंग्स के अंदर चले जाएंगे। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, वंस अगेन छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जो गैस को यू कैन से एयर को ट्रैवल करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, बराबर, कंडक्शन ऑफ एयर के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया एल्वियोलाई, यहाँ पे आ गया लंग्स। देखो लंग्स कितने होते हैं, 2 लंग्स यहाँ पे होते हैं, बराबर है। इसके जो लेयर होते हैं ना, आउटर लेयर लंग्स की, ये लेयर है लंग्स का, बराबर, आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। सही है। तो समझ लो कि ये प्लूरा है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, बराबर, किसका, लंग्स का। इसको बोलते हैं इंटरनल प्लूरा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्लूरा। बीच में जो कैविटी इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्लूरल कैविटी। सही है। तो इस तरीके से ये कुछ यहां पे दिखने वाला है हमें। लोकेटेड एट दिस थोरेसिक कैविटी, हमारी जो थोरेसिक कैविटी यहां पे लंग्स लोकेटेड होते हैं। क्लियर इतना, चलो डन। अब फाइनली क्या होगा कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते 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 फाइनली क्या बना देंगे, एल्वियोलाई बना देंगे। एल्वियोलाई क्या है भैया, ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बराबर है। और उसको इस तरीके से फ्रेम किया है ताकि ये बलून के जैसा है, थोड़ा बहुत बलून के जैसा भी है, ये बोल सकते हैं। तो उसको इस तरीके से फ्रेम किया है गॉड ने, ताकि ये एक प्रॉपर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर पाए प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, बराबर है। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है, जो हम लोग देखने भी वाले हैं, कि ब्लड से CO2 कहां जाएगा, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से O2 कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, बराबर है, जहां पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। सही है ना। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए ये शेप होता है, किसका होता है, ये एल्वियोलाई का होता है, बराबर है। सो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यह था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थोड़ा क्विकली चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अरे भाई साहब मजेदार टॉपिक, ये पढ़ लिया तो लाइफ जिंगल वाला। देखो थोड़ा जिंगल वाला करते लाइफ को, है ना। ब्रीथिंग मतलब क्या, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, मतलब कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ एयर, एक्सहेलेशन ऑफ एयर, बराबर है। क्लियर इतना। तो इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम लोग एयर को इंटेक करते हैं, तो यहां पे देखो भैया क्या क्या होने वाला है, थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो वी लिफ्ट आवर रिब्स, जो बीच का बोन है ना उसको बोलते हैं स्टर्नम, बाजू में क्या है, रिब्स है, पसलियां, वो क्या करते हैं, आउटवर्ड एंड अपवर्ड हम लोग उसको लिफ्ट करते हैं, बराबर है। और अगर एक्सहेलेशन की बात करें तो यहां पे रिब्स मूव बैकवर्ड डाउनवर्ड रिलैक्स, यहां पे रिब्स क्या हो जाएगी, रिब्स एंड स्टर्नम दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पे बैक एंड डाउन होकर रिलैक्स हो जाएंगे हम लोग। सही है। दूसरा, यहां पे जो डायफ्राम होता है, ये जो मस्कुलर दिख रहा है ना आपको डायफ्राम, वो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, इट बिकम्स फ्लैटन, क्या हो जाएगा, फ्लैटन। देखो ये डोम शेप, ये रिलैक्स स्टेज है, किसका, डायफ्राम का रिलैक्स स्टेट है, बराबर। जब कभी हम लोग इनहेलेशन करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा किसका, डायफ्राम का। और उसी के कंपेयर में अगर यहां बात करें तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा एंड बिकम डोम शेप, वंस अगेन उसकी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। सही है। तो जब कभी एक्सहेलेशन किया तो डायफ्राम वापस रिलैक्स होकर डोम शेप पे आ गया। सही है। नाउ यहां पे चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, बिकॉज चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, देखो बड़ा, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में डाउन हो गया। सही है। तो ये आपको पता चल रहा होगा। यहां पे एयर सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स एक्सपांडेड एल्वियोलाई। देखो यहां पे क्या है, एयर हम लोग सक करते हैं, इंटेक करते हैं लंग्स के अंदर, और यहां पे एल्वियोलाई क्या होता है, पूरी तरीके से एक्सपांड हो जाएगी, बिकॉज ऑफ वहां पे पूरा हवा भर चुकी है, बराबर। और यहां पे क्या होगा, एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स,
एयर को लंग्स के बाहर निकाल देते हैं। सही है। देखो इंस्पिरेशन को हम लोग कई बार एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं और इसको हम लोग पैसिव प्रोसेस भी बोलते हैं, बराबर है। और बहुत सारी चीजें और भी इसके अंदर जो अभी एनसीईआरटी में नहीं दी है, बट अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है। सही है। देखो यहां पे एक चीज और है, व्हेन वी ब्रीथ साइकिल्स अकर, ब्रीथिंग साइकिल अगर taking air and letting out, the lungs always contain a specific amount of air known as residual volume। देखो इसको थोड़ा सा मैं बताने का ट्राई करता हूं, इसका मीनिंग क्या हो रहा है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग समझ लो कि मैंने एक्सेलेशन किया, पूरी एयर को बाहर निकाल दिया फोर्स से, देखो निकालता हूं मैं, निकाल दिया पूरा, अभी भी मेरे लंग्स के अंदर कुछ हवा बची है, मतलब कि मेरे एल्वोलाई में कुछ अमाउंट ऑफ एयर अभी भी बचे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल। वो कहां चला गया, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। टिपिकली कितना होता है वो 1100 से 1200 ml होता है। क्यों ऐसा होता है, ताकि हमारे जो एल्वोलाई है लंग से वो सिकुड़ ना जाए, श्रिंक ना हो जाए। श्रिंक हो गए तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बराबर है। तो वो अमाउंट ऑफ एयर जो है उसको वहां पे रखना ही पड़ता है और उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ ही रहा होगा। डन। ये क्या है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, क्या ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज है ना। छट्टी से पढ़ते आ रहे भाई, कब से पढ़ते आ रहे हम लोग। तो देखो ऑक्सीजन हम लोग एयर से इंटेक करते हैं, वो लंग्स में आती है, लंग्स में कहां जाके रुकती है, वो एल्वियोलाई में जाके रुकती है, बराबर है। अब एल्वियोलाई से क्या होगा, देखो ध्यान से, एल्वियोलाई से ये कहां पे आएगा, O2 कहां पे आएगा एल्वियोलाई से, इसको थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ, एल्वियोलाई से O2 कहां पे आएगा, एल्वियोलाई से O2 आएगा ब्लड के अंदर, और उसी के जैसे CO2 कहां जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा ब्लड से, बराबर है। ये एक्सचेंज कैसे होता है, बहुत सिंपल तरीके से होता है। ये एक्सचेंज होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही है, समझ में आ रहा है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट से, उसमें डेफिनेटली CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा विद कंपेयर टू O2। तो CO2 कहां जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसी की तरह लंग्स में O2 का अमाउंट ज्यादा होता है विद कंपेयर टू ब्लड, तो O2 कहां जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसी तरह से क्या होगा, ब्लड का पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब के यहां पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होता है, बराबर है। चलो, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और रेसिडुअल वॉल्यूम कहीं ना कहीं इसको हेल्प करेगा, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलो, aquatic organism breathe much faster because the amount of oxygen dissolved in the water is fairly low with compared to oxygen rich atmosphere used by the terrestrial। अगर मैं बात करूं पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और जमीन पे रहने वाले, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहां ज्यादा रहेगा, डेफिनेटली पानी में रहेगा ज्यादा, बिकॉज पानी में वो इंटेक करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं बात करूं जमीन की, तो जमीन पे तो भैया एयर में फ्री फॉर्म में मिल रहा है, तो आराम से करो रेस्पिरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट रहेगा इन द केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत काम का है, कई बार पूछा गया है एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बाप रे, ये तो धमाकेदार, एकदम मजा आ जाएगा इसमें। तो देखो देखो थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करते हैं। हम यहां पे बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन दी प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है, बराबर है। देखो ध्यान से, डे टाइम की बात कर रहे थे, दिन में आपको बताइए एनवायरमेंट से CO2 को फिक्स करेगा प्लांट बॉडी और उसको यूज करेगा फॉर फोटोसिंथेसिस, बराबर है। अब फोटोसिंथेसिस के आखिरी में, एंड में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, अब उसमें से जितना काम का है उतना प्लांट बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, और बचा कुचा एक्स्ट्रा जो था वो कहां चला गया, फिर से एनवायरमेंट के अंदर डाल दिया। सही है, ये तो हो गई भैया दिन की बात, डे टाइम की। रात में क्या होगा, प्रोसेस पूरी उल्टी हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, देखो एनवायरमेंट से प्लांट बॉडी क्या करेगा, O2 फिक्स करेगा रात को, और CO2 क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा। जस्ट अ मिनट, O2 फिक्स करेगा और O2 को रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करेगा जितना चाहिए उतना। अब क्या होगा, रेस्पिरेशन के एंड में क्या निकलता है, यहां पे CO2 रिलीज करेगा, बराबर है, सही है। और ये जो CO2 उसको यूज कर लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए जितना चाहिए उतना, बट एक्स्ट्रा CO2 जो है वो कहां निकल जाएगा, अभी एनवायरमेंट के अंदर प्लांट बॉडी रिलीज कर देगा।
सही है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है दिन में और रात में, इसलिए रात को हम लोग बोलते हैं ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, कि भैया रात को बेटा सोने का नहीं, पेड़ के नीचे भूत आता है, ये आता है, वो आता है। कोई नहीं आता है रात को। कौन आता है? CO2 आता है, जो कि वाट लगा के चला जाता है, बराबर है। तो यही उसका कंसेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो ध्यान से, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किस किस तरीके से होता है। देखो भैया, प्लांट एक्सचेंज गैसेस प्राइमरीली थ्रू स्टोमाटा। ये तो पता ही है कि लीफ के ऊपर स्टोमाटा होता है, वहां से तो होता ही होता है ज्यादा अमाउंट में। बट एक्सचेंज ऑल्सो अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, बराबर है, थ्रू लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर्स। कई बार मतलब कि जरूरत पड़ने पे, देखो जैसे मैंने बताया कि रात को स्टोमाटा बंद होता है, तो रात को गैस एक्सचेंज रुक थोड़ी जाएगा, होता ही रहेगा। कैसे होगा वो? रूट से होगा, बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर से होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, और स्टेम से भी होता है बाय लेंटिसेल्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो थोड़े मतलब ओल्ड एज होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, वुडी स्टेम होता है उसका, वहां पे स्टेम में क्या होता है, छोटे छोटे क्रैक पड़ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्रैक बताए हैं, बराबर है। तो ये जो क्रैक्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स, और ये लेंटिसेल्स से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होता है कई बार, बराबर है। तो तीन अलग अलग चीजें, लीफ की बात करें तो स्टोमाटा, स्टेम की बात करें तो लेंटिसेल्स, एंड रूट की बात करें तो रूट हेयर्स। यहां से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, चलो बढ़िया। अगर हम बात करें यहां पे फीसिस इन द वाटर थ्रू माउथ, मतलब फिश में क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा वैसे, कि माउथ से पानी अंदर जाता है, बराबर है, इंटेक होता है। उसके बाद गिल्स के ऊपर यहां पे कुछ वेसल्स लगी होती है, ब्लड वेसल्स लगी होती है। तो ब्लड वेसल्स में क्या चले जाएगा, जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल के अंदर, मतलब ब्लड में चले जाएगा कुल मिला के। देखो फिर से, पानी को माउथ से अंदर लिया, पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कहां चला गया, ब्लड वेसल के अंदर चला गया, और फाइनली बचा कुचा पानी गिल्स से कहां पे आ गया, ओपेर्नाक्युलम क्या होता है, गिल्स के ऊपर का जो कवरिंग होता है वो होता है, बराबर। तो फाइनली गिल्स से पानी कहां आ गया, बाहर आ गया, सही है। तो इस तरीके से यहां पे एक्टिविटी होती है, कहां पे, फिशेस के अंदर। डन है। तो चलो दूसरा यहां पे देखो दिखाया है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर इन प्लांट। प्लांट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन भैया स्लो होता है विद कंपेयर टू एनिमल। क्यों ऐसा? क्योंकि दे डू नॉट मूव एंड हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। बहुत ज्यादा डेड सेल्स, डेड टिश्यू होते हैं प्लांट में विद कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बराबर है। दूसरी चीज ये भी है, वेयर इज द मच फास्टर एनिमल हायर एनर्जी नीडेड। एनिमल में क्या है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। हम लोग देखो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, बोल रहा हूं कब से मैं कंटिन्यूसली, बराबर। तो यहां पे हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि ज्यादा काम करना है, सही है। विद कंपेयर टू प्लांट, प्लांट को क्या है, ऐसे खड़ा है मस्त, कुछ करना नहीं है, हवा है तो हिलेगा, बाकी नहीं हिलेगा, बाकी तेल लेने का। तो इस तरीके से एक्टिविटी भैया होती है यहां पे, बराबर है। तो इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लोअर इन प्लांट विद कंपेयर टू एनिमल, क्योंकि एनिमल में डेड सेल्स पहले तो कम है, प्लस एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज्यादा है एनिमल्स के अंदर, बराबर है। डन है। चलो तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है देखिए जरा, गौर फरमाइएगा। ट्रांसपोर्टेशन, गजब टेक्नोलॉजिया, आय हाय मजा आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, यहां से वहां, वहां से यहां, कुछ नहीं करना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज एसेंशियल फॉर कैरिंग फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, वेस्ट एक्सेट्रा। यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कुछ भी कहीं लेके जाओ, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा भैया, है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट के अंदर भी आता है ना, मतलब के डायरेक्ट एनवायरनमेंट से अंदर कांटेक्ट नहीं है, बॉडी के अंदर ये चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, मतलब है ना। इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्टेशन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपको पता ही है, प्राइमरी मतलब बहुत एसेंशियल है भाई, नहीं होगा तो मर जाएंगे, प्राइमरी है, बहुत काम का है। कंपोनेंट्स क्या, इट कंसिस्ट ऑफ पंपिंग ऑर्गन्स, जैसे कि यहां पे हार्ट आ गया, ब्लड वेसल्स आ गए, और यहां पे पूरी तरीके से ब्लड आ गया। हाँ, यहां पे लिम्फ भी आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इस तरीके से होता है, क्या होता है वो देखते हैं, आइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो पहले लेंगे भैया ब्लड। ब्लड तो पता ही है ना, बच्चों को पता है ब्लड। चोट लग गई, खून निकला, गिर गए, चोट लग गई, खून निकला, टेस्ट करवा लिया, खून की कमी है, आप में तो ये कम है, आप में तो ये ज्यादा है ना। ब्लड डोनेशन कैंप में जाके खून चढ़ा दिया, या फिर कुछ होने पे नस काट के खून बहा दिया। तो खून तो है बॉडी में, कितना है, 5 से 5.5 लीटर जितना खून है हमारी बॉडी में, बराबर है, एक एडल्ट की बॉडी में। बट खून जो है वो क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है आपका, एक
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फाइबर्स नहीं होते भाई। ब्लड क्या है हमारा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या रहेगा, प्लाज्मा रहेगा और सेल्स भी रहेंगे, बराबर है। तो इसमें प्लाज्मा पार्ट करीबन 55% होता है और सेल पार्ट करीबन 45% होता है। सेल पार्ट थोड़ा कम होता है। प्लाज्मा मतलब क्या, पानी, और पानी के अंदर बाकी चीजें, बराबर है। अब देखो, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड एज अ प्लाज्मा विच इज अ सेल्स, जिसके अंदर सेल्स क्या है, सस्पेंडेड है, बराबर है। सबसे ज्यादा क्या है इसके अंदर, पानी है, उसके बाद क्या है, प्रोटीन है, सही है। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, डिसॉल्व फॉर्म, बराबर है। तो ये क्या करता है, मेनली क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है। किसको किसको लेके जाएगा, गैसेस हो गए, आपका वेस्ट हो गया, फूड हो गया, है ना, हार्मोन्स हो गए, उसको यहां से वहां लेकर जाने का काम ये कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। लेकिन अगर बात करें सेल पार्ट की, तो इसमें आता है रेड ब्लड सेल। क्या आता है, रेड ब्लड सेल। दिस कंटेन हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन। देखो भाई, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। देखो, एक मैच्योर आरबीसी जो होता है ना एडल्ट बॉडी में, मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत कम गिने चुने होते हैं, क्योंकि उसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म खचाखच किससे भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन से भरा हुआ है, सही है। और ये हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है हमारी बॉडी का, रेड कलर का, खतरनाक एकदम, है ना। एंड हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंश्योरिंग एफिशिएंट डिलीवरी टिश्यू। ऑक्सीजन को इंटेक्ट करने के बाद, ब्लड में जाने के बाद पूरी बॉडी में हर एक टिश्यू तक प्रॉपरली पहुंचाना, यह काम किसका है, हीमोग्लोबिन का है, बराबर। डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल, तो प्राइमरीली फंक्शन एज दी बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इंफेक्शन। बहुत सारे डब्ल्यूबीसी है, स्पेशली लिम्फोसाइट, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं और आने वाले पैथोजन से झगड़ते, लड़ाई करते हैं, बराबर है। तो डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, बहुत काम के हैं। और प्लेटलेट जो होते हैं वो करीबन यू कैन से बहुत छोटे होते हैं, बराबर है, बट ये भी बहुत तगड़े, बहुत काम के हैं, क्योंकि क्या करता है, मिनिमाइज ब्लड लॉस बाय हेल्पिंग इन दी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अगर हम गिर गए, चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने आप कुछ मत करो, अपने आप ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वहां पे क्लोट हो जाएगा, सही है। तो वो ब्लड जो है, वो क्लोट जो हो रहा है, उसमें हेल्प करने का काम कौन करता है, आपका प्लेटलेट्स करता है। याद रहेगा ना, चलो कर रखना ही पड़ेगा, याद क्या रहेगा, रखना ही पड़ेगा भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कंफर्म कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ओके डन। ये है आपके ब्लड वेसल्स। भाइयों और बहनों, ध्यान गौर से गौर फरमाइए, आपका आ चुका है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में देखो, आर्टरी है, वेन है एंड कैपिलरीज है। देखो पहले यहां पे थोड़ा बता दूं मैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना काम किसका है, आर्टरी का है। तो आर्टरी आई, एक आर्टरी बहुत बड़ी होती है ना, तो खुद को डिवाइड करेगी छोटी 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 आर्टरी के अंदर, तो उसमें बोलेंगे, उसको बोलेंगे आर्टरियोल, बराबर है। अब ये आर्टरियोल फाइनली क्या बनाएगा, डिवाइड होकर कैपिलरी बनाएगा, सही है। तो बहुत छोटी ब्लड वेसल्स है। अब ये कैपिलरीज आपस में ज्वाइंट होगी और ज्वाइंट होकर क्या बनाएगी, वेन्यूल बनाएगी, और वेन्यूल ज्वाइंट होकर क्या बनाएगा, वेन बनाएगा। पूरा ये वेन है, और वेन क्या करेगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को बॉडी में, मतलब बॉडी से हार्ट तक लेकर जाएगा, सही है। देखो फिर से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में कौन लाएगा, आर्टरी, एंड फाइनली सब कुछ होने के बाद डीऑक्सीडेटेड ब्लड वेन से हार्ट में कौन लेकर जाएगा, मतलब बॉडी से हार्ट में कौन लेकर जाएगा, वेन, बराबर है, क्लियर इतना। चलो अब थोड़ा समझते हैं, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो भैया आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स, हार्ट से लेके अवे बॉडी की तरफ लेकर जाना, ये काम किसका है, आर्टरी का है। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कलेक्ट करना बॉडी के टिश्यू से और हार्ट तक लेकर जाना किसका काम है, वेन का। एंड कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरी एंड वेन एट द सेलुलर लेवल, सेल लेवल पे कैपिलरी ही मिलने वाली है, और वो आर्टरी को और वेन को क्या करती है, कनेक्ट करती है, जंक्शन है दोनों का, बराबर है। वॉल थिकनेस की बात करें तो थिकनेस, थिक एंड इलास्टिक विथस्टैंड विद द प्रेशर। आर्टरी बहुत थिक है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, और उसकी वॉल बहुत थिक है, मतलब उसके अंदर क्या है, इलास्टिक टिश्यू ज्यादा है, बराबर है। विद कंपेयर टू दैट वेन्स क्या है, थोड़ी सी थीन वॉल्ड है, बट यहां पे हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि देखो हम लोग जब कभी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं कहां करते हैं, आर्टरी पे करते हैं, वेन पे नहीं करते हैं, बराबर है। क्योंकि वेन की वॉल थीन भी है, फ्लेक्सिबल इलास्टिक भी नहीं है, फट भी सकती है, बराबर है। तो यहां पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा और प्रेशर यहां पे क्या रहेगा, कम रहेगा, ये तो समझ में आ रहा है अपने को। यहां पे एक्सट्रीमली थीन होती है, वन सेल थिक,
एक ही लेयर है भैया, यहां पे 3 लेयर, यहां पे 3 लेयर, यहां पे सिर्फ एक सिंगल लेयर है कैपिलरी में, तो बहुत ज्यादा थीन है और छोटी है, बराबर। यहां प्रेशर की बात करें तो आर्टरी में ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि भाई हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है तो प्रेशर में जाएगा ना ब्लड तो, और यहां पे ब्लड नॉट अंडर द हाई प्रेशर, यहां पे प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फॉर एक्सचेंज। देखो जो भी मटेरियल का एक्सचेंज करना है, मतलब के जो भी चीज समझ लो न्यूट्रिशन हो गया, गैस हो गया, गैस हो गया ना, उसको ब्लड से टिश्यू में जाना है या टिश्यू से ब्लड में आना है, तो ये जो एक्सचेंज करवाना है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है भैया, कैपिलरी रिस्पॉन्सिबल होती है, बराबर है। और यहां पे इतना ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट तो जरूरत तो है ही नहीं, है ना, तो रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्स की बात करें तो जनरली यहां पे वॉल्स नहीं होता है, कोई बैक फ्लो ब्लड को प्रिवेंट नहीं करना है, क्योंकि हार्ट पंप करेगा, ब्लड आगे बढ़ने वाला है, लेकिन वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, और आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलना चाहिए उसके लिए, बराबर है। और यहां पे तो एब्सेंट ही होते हैं, जरूरत ही नहीं है। मेन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, मेन फंक्शन कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी हार्ट तक लेकर जाने के लिए, और यहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, सही है। तो ये आपका हो गया किसके रिगार्डिंग, ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग। इतना पढ़ लिया काफी है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना भी कर लिया काफी है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हाय हाय हाय, बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी यहां पे ही है। ह्यूमन हार्ट कहां पे लोकेटेड है, दो लंग्स के बीच में, कहां पे, मेडियस्टर्नम एरिया में, मतलब के कार्डियक नोच में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है। ओन फिस्ट के जितना उसका साइज होता है, उसका वेट करीबन होता है 300 ग्राम, है ना। तो ये है आपका ह्यूमन हार्ट, जो एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है ये, मस्कुलर ऑर्गन है। ये बिना थके हारे कंटिन्यूअसली पंप करता है भाई। जब हम लोग जिंदा होते हैं, मतलब कि जन्म होता है, हमारा बर्थ होता है, बराबर, बर्थ से लेके एंड तक कंटिन्यूअस पंप करेगा, कंटिन्यूअस। और यही हमारा पंपिंग ऑर्गन, जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन हार्ट, बराबर है। इसके अंदर 4 अलग अलग चैम्बर होते हैं, जो हम लोग अभी समझने वाले हैं। देखो ध्यान से, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 4 चैम्बर मिलने वाले हैं। एक मिलेगा राइट एट्रियम, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ग्रीन कर लेते। चलो, यहां पे है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बराबर है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, सही है। उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है बहुत थिकेस्ट होता है, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों, क्योंकि यहां से इसकी वॉल देखो बहुत थिक लग रही है, क्योंकि यहां से जो ब्लड जाएगा उसको पूरी बॉडी तक लेकर जाना है भैया, पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो इसको स्ट्रॉन्ग और थिक तो होना ही पड़ेगा, सही है। ओके, उसके बाद दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है, दोनों एट्रियम के बीच में भी सेप्टम होता है, एंड दोनों मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट हैंड साइड होता है, दूसरा होता है मिट्रल और बाइकस्पिड वाल्व, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है। सही है, इतना क्लियर है। वैसे नॉर्मली पूरी बॉडी में हार्ट से ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाएगा, आर्टरी। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल केस है, पल्मोनरी आर्टरी को क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी हार्ट से लंग्स तक। उसी तरीके से वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा बॉडी टू हार्ट, लेकिन यहां पे पल्मोनरी वेन क्या करेगी, उल्टा काम करने वाली, यहां पे क्या करेगी, उल्टा काम करने वाली है। ये करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट। सही है, समझ में आ रहा है। तो चलो, ये थोड़ा मैंने मतलब ऑन एंड एवरेज बता दिया। ये दोनों जो वॉल्स बताया मैंने, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, ये दोनों एट्रियम वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, और ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए ब्लड का, ये थोड़ा एंश्योरिटी रखते हैं, बराबर है, ध्यान है। देखो लार्जेस्ट आर्टरी, उसके बाद देखो पूरी बॉडी में जो सबसे बड़ी मोटी आर्टरी, उसका नाम क्या है, एवोर्टा। लार्जेस्ट वेन, वेना केवा। एक्सेप्शनल आर्टरी, पल्मोनरी। एक्सेप्शनल वेन, पल्मोनरी वेन। थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा समझ के रखना है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे भैया। ये आ गया डबल सर्कुलेशन। देखो ध्यान से, कई बार देखो इसमें मैंने कुछ वीडियो भी बना रखे हैं ना, रैप वीडियो, देखना थोड़ा मजा आएगा। तो ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, ये ह्यूमन हार्ट का मतलब डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो पहले डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। डबल सर्कुलेशन, ब्लड गोस
थ्रू दी हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। वन कार्डियक साइकिल जो होती है, वन कार्डियक साइकिल में 2 बार हार्ट से ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जैसे ये ह्यूमन में होता है। एंड ये डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट एंड राइट साइड को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, और हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। लेफ्ट साइड राइट साइड को अलग अलग करेगा, मतलब कि डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड ऑक्सीडेंटेड ब्लड को अलग अलग रखेगा, मिक्सिंग होने से बचाएगा, बराबर है। सेकंड थिंग कि ये एक एफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा पूरी बॉडी में, हर एक टिश्यू तक लेकर जाएगा। एंड यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जहां पे हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बराबर है, तो वहां पे प्रॉपरली अगर ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो प्रॉपर एनर्जी जनरेट हो पाएगी, सही है ना। तो इसलिए यहां पे डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली कहां पे, बर्ड्स के अंदर एंड मैमल्स के अंदर, विच कंसिस्टेंटली रिक्वायर हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इससे बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, बिकॉज हम लोग कौन से भैया, वार्म ब्लडेड एनिमल, बराबर है। तो हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। देखो सब इंटरकनेक्टेड है। डबल सर्कुलेशन हुआ, बराबर है, दोनों ब्लड अलग अलग हुए, ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड, बराबर। ऑक्सीडेटेड अलग है तो प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, उससे जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी प्रॉपर नहीं मिल गई, उससे क्या हो गया, अभी क्या हो गया बताओ, उससे क्या हो गया कि बॉडी में टेम्परेचर जो है वो भी अच्छी तरीके से क्या हो गया, मेंटेन हो गया, सही है ना। इसको थोड़ा समझते हैं, देखो इसमें क्या होता क्या है। सबसे पहले वेना केवा से, सबसे पहले क्या होगा, वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के टिश्यू से आएगा, और सुपेरियर इंफीरियर वेना केवा से कहां जाएगा, ये राइट एट्रियम में जाएगा, बराबर है, टन इतना। अब राइट एट्रियम में ये ब्लड जाने के बाद यहां पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल, कौन सा होता है यहां पे, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल खुलेगा और ये ब्लड कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा ये ब्लड, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, दिख रहा होगा आपको, सही है। अब राइट वेंट्रिकल से, जैसे राइट वेंट्रिकल पुश करेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो राइट वेंट्रिकल से वाया पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड कहां पे जाएगा, आपके लंग्स के अंदर जाएगा। और लंग्स के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब CO2 ब्लड से लंग्स में जाएगा और O2 लंग्स से ब्लड में आएगा, बराबर है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कहां तक लेकर आएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ जाएगी, यहां पे तो लेफ्ट एट्रियम में लेके आ गई, बराबर है। अब यहां पे कौन सा वॉल है भैया, यहां पे वॉल है बाइकस्पिड वॉल, ये खुल जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गिर जाएगा, कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां पे आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, बराबर है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द एक्शन ऑफ एवोटा कहां जाएगा, पूरी बॉडी में ये सप्लाई होने वाला है, मतलब कि पूरी बॉडी के टिश्यू तक ये जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद ये साइकिल इस एज इट इज घूमते रहेगी, बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो गेट टू नो कि यहां पे सर्कुलेशन 2 हो रहे हैं, मतलब कि एक हार्ट एंड लंग्स के बीच में हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसलिए इसको कहा जाएगा डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, बराबर है। और ये होता है मेनली मैमल्स, मतलब मैमल्स एंड बर्ड्स की बॉडी में, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया विद सिग्निफिकेंस। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में कुछ फीचर्स है, वैसे आपको पता ही है, मैंने बहुत सारे बता दिया, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। लोकेशन क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, किसकी बात कर रहा हूं, एट्रिया की। वेंट्रिकल्स क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। यहां पे थिकनेस क्या रहेगा, है वो थीन मस्कुलर वॉल, थोड़ा सा थीन रहेगा, ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से ब्लड कहां जाएगा, खाली वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल कैसा होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ब्लड एक जाएगा लंग्स तक, एक जाएगा पूरी बॉडी तक, तो उसको थिक होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, सही है। एक्ट एज द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द ब्लड, दिस विल एक्ट एज द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द ब्लड, यहां से ब्लड रिसीव होने वाला है। will act as a and ventricle will act as a pumping chamber to push blood out, यहां से ब्लड बाहर जाने वाला है, बराबर है। हैंडल ब्लड एट लोअर प्रेशर, जनरेट हाई प्रेशर टू सेंड ब्लड टू द ऑर्गन्स, सही है। यहां पे लो प्रेशर में ब्लड आएगा क्योंकि वेंट्रिकल्स तक जाना है, पर यहां पे हाई प्रेशर चाहिए पूरी बॉडी में पहुंचाने भाई, सही है ना। चलो, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की अगर बात हम लोग करें तो यहां पे होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या होता है यहां पे, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बराबर है। बट उनकी बॉडी जो होती है ना, दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये टॉलरेट कर सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो मिक्स ब्लड भी अगर उनकी टिश्यू को मिल रहा है तो दे कैन टॉलरेट, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इस तरीके से यहां पे काम चल जाएगा,
बराबर है। तो यहां पे 3 चैम्बर्ड हार्ट याद रखना है, और यहां पे क्या होता है जिसे मैंने बताया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये थोड़ा आपको याद यहां पे रखना पड़ेगा, सही है। चलो फिशेस की बात करें तो फिश के अंदर क्या होता है, यहां पे था 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल एंड देयर हार्ट, ओके, एंड ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, 2 चैम्बर्ड का हार्ट है, बराबर है, ब्लड उसमें से घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, सही है। तो ब्लड कहां गया, पहले हार्ट में गया, हार्ट से गिल्स तक गया, वहां पे उसका एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, फिर वो बॉडी में चला गया, अब बॉडी से हार्ट में, हार्ट से गिल्स में, गिल्स से बॉडी में, और ये घूमता रहेगा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। तो यहां पे होता है भैया सिंगल सर्कुलेशन और डबल चैम्बर हार्ट, कहां पे, फिशेस के अंदर। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आएगा, क्या लगता है, लिम्फ, हाय 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 गजब। लिम्फ में क्या है, लिम्फ में क्या है, लिम्फ में क्या है, देखें, देखो लिम्फ में क्या है, कुछ नहीं है, ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड के जैसा ही है, कलरलेस होता है, बिकॉज यहां पे आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं रहेंगे, बराबर, लेकिन यहां पे डब्ल्यूबीसी जरूर रहेंगे, है ना। तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, यहां पे कुछ प्लाज्मा रहेगा जैसे ब्लड में होता है, प्रोटीन्स रहेंगे, बहुत कम रहेंगे प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स रहेंगे, और उसमें मेनली कौन से रहेंगे आपके, डब्ल्यूबीसी रहने वाले हैं, बराबर, नो आरबीसी नो प्लेटलेट्स, एंड एस्केप थ्रू दी पोस्ट कैपिलरी इनटू दी इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब समझ लो कि अगर ये समझ लो ये सेल है और ये पूरा का पूरा क्या है, टिश्यू है, बराबर है, और यहां पे कैपिलरी है, तो कैपिलरी से वो टिश्यू में जाएगा और टिश्यू से कैपिलरी में आएगा, बराबर। ये क्या है, समझ लो आपकी लिम्फेटिक वेसल है, और उसमें बेस में क्या बह रहा है, ये क्या बह रहा है आपका, ये समझ लो लिम्फ बह रहा है, बराबर है। तो क्या होगा कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, बराबर है। तो उसमें से कुछ मटेरियल इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा, मतलब सर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा टिश्यू में, और वहां से कुछ मटेरियल लिम्फ के अंदर आएगा, इस तरीके से एक्टिविटी होती है। Another type of fluid involved in transportation also known as tissue fluid, इसको टिश्यू फ्लूइड भी हम लोग बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो टिश्यू फ्लूइड से ही वो बन रहा है और उसी में से कुछ चीज टिश्यू फ्लूइड में जा रही है, तो अल्टीमेटली यू कैन से कि टिश्यू फ्लूइड से ही लिम्फ बनता है, बराबर है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो पूरा ब्लड के जैसा है, लेकिन यहां पे सेल में डब्ल्यूबीसी रहेंगे, स्पेशली लिम्फोसाइट ज्यादा रहेंगे, और प्लाज्मा में प्रोटीन यहां पे बहुत कम रहेगा भैया, है ना। चलो मेन फंक्शन पे आते हैं। इट ड्रेन एक्सचेंज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। कुछ ज्यादा अगर फ्लूइड है, समझ लो फॉर एग्जांपल कि अगर ये टिश्यू है, ये मैंने 2 सेल निकाल दिया, ठीक है, चलो ये सेल हो गया और ये आपका टिश्यू हो गया। टिश्यू के अंदर ये कौन सा आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड है, मतलब कि टिश्यू फ्लूइड है, बराबर है। ये बीच में क्या है आपकी लिम्फेटिक वेसल है, और उसके साइड में क्या है आपकी है ब्लड वेसल है, बराबर है। तो समझ लो कि अगर कुछ ज्यादा कोई चीज है, मतलब अनवांटेड चीजें जो है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है, तो वो कहां से, टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ में जाएगा, और लिम्फ से कहां पे आएगा, ब्लड में आएगा। उसी तरह से ब्लड में से अगर कुछ टिश्यू में डालना है तो पहले ब्लड से लिम्फ में जाएगा और लिम्फ से टिश्यू में जाएगा, बराबर है। तो इस तरीके से यहां पे एक्टिविटी होने वाली है। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि टिश्यू ड्रेनेज मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब लिम्फ, है ना। It carries digested and absorbed fat from the intestine। देखो क्या होता है कि आपको ऑलरेडी पता चल गया कि हमने खाना खाया, उसमें फैट था, बाइल ने उसको इमल्सिफाई किया, लाइपेस ने उसको कन्वर्ट किया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर भी ये फैट है ना, वो इजीली एब्सॉर्ब होता नहीं है बॉडी से, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो उसे एब्सॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से पहले लिम्फ में डालना पड़ेगा और फिर उसको ब्लड में डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने। एब्सॉर्प्शन से नॉर्मली चीजें कहां जाती है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहां जाते हैं, ब्लड में, लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले लिम्फ में डालना पड़ेगा फिर ब्लड में डालना पड़ेगा, सही है। तो लिम्फ में जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल्स, यहां पे दिया नहीं है लेकिन जिसको बोलते हैं हम लोग लैक्टियल्स। तो पहले फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जाएंगे लैक्टियल्स में, मतलब लिम्फ के अंदर, एंड देन वो जाएंगे ब्लड के अंदर, बराबर है। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए भाई बहुत काम का है, बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, है ना। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, हमारे बोन मैरो में तो बनते ही है लिम्फोसाइट, बराबर, लेकिन डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट बहुत एक्टिव सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम के, तो ये खुद भी लिम्फोसाइट्स को बनाता है। जैसे आपको पता होगा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एक्टिव सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो उसको कौन बनाता है भैया, कहीं ना कहीं ये बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्टिव सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है
तो यह उसमें भी काम में आता है, बराबर है। तो टिश्यू ड्रेनेज मैकेनिज्म, फैट का एब्सॉर्प्शन एंड इम्यून सिस्टम को बनाना, सेल्स को बनाना उसके, ये तीनों काम किसके हैं? लिम्फ के हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़े। आगे क्या है? हाइपरटेंशन। टेंशन नहीं लेने का, नहीं तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन क्या है पहले वो देखने के लिए ये देखना पड़ेगा ब्लड प्रेशर क्या है भैया। इधर गया इधर गया, देखो क्या है, समझ लो कि ये आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी। यहां से ब्लड बह रहा है, तो ब्लड जब बहेगा, फ्लो करेगा आर्टरी से, तो वहां पे वो इनर वॉल ऑफ आर्टरी पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बराबर है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या ये क्लियर हो गया? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द इनर वॉल ऑफ आर्टरी, दैट विल बी योर ब्लड प्रेशर। और जब हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स, नीचे के वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे जो प्रेशर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कितना होता है वो? 120 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग उसको मर्क्यूरी से कैसे प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, बराबर है। ये डिवाइस आपने देखा होगा ना, ये डिवाइस जो लगा है इसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर के पास होता है भाई, बहुत बढ़िया ही है। वहां पे अंदर जो ऊपर नीचे जाता है उसका नाम है मर्क्यूरी, है ना। तो ये मर्क्यूरी में मेजर करेंगे, इसलिए क्या आएगा? एमओ ऑफ Hg में। और उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब जो प्रेशर आएगा आर्टरी पे, दैट विल बी योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कितना है? 120 mm ऑफ Hg। और जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तब जो प्रेशर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कितना होता है? नॉर्मली 80 mm ऑफ Hg एडल्ट की बॉडी में, बराबर है। डन इतना। इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने बता दिया, स्पिग्मोमैनोमीटर, सही है। देखो अब यहां पे थोड़ा मैकेनिज्म समझते हैं। आपने डॉक्टर के पास विजिट किया होगा, आपको बिठाएंगे, थोड़ा रेस्ट करो, सांस लो लंबी, है ना, फिर वो यहां पे कपड़ा लपेटेंगे, नहीं है? सही है। फिर उनके हाथ में एक पंप रहेगा, कपड़े के साथ कनेक्टेड रहेगा, और स्टेथोस्कोप वहां पे यहां पे लगाएंगे डॉक्टर, और कान में लगाएंगे, बराबर है। अब डॉक्टर क्या करेगा? पंप देना शुरू करेगा। पंप दिया दिया दिया, जैसे डॉक्टर ने पंप देना शुरू किया, ये मर्क्यूरी ऊपर जाना शुरू करेगा ऐसे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये मर्क्यूरी ऊपर जाना शुरू करेगा। तो आप देखना कभी मर्क्यूरी को पंप करते 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 डॉक्टर कहां तक लेकर जाएंगे? बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे, 250-300 के ऊपर तक लेकर जाएंगे, बराबर है। क्लियर इतना? डन है। उसके बाद वो एक स्क्रू होता है ना, पंप के बाजू में एक स्क्रू, देखो ये स्क्रू है पंप के बाजू में, तो ये स्क्रू को डॉक्टर क्या करेगा? टाइट कर देगा, ताकि मर्क्यूरी का लेवल ऊपर ही रुक जाए, 300 पे रुक जाए, 300 350 जो भी है। फिर वो स्क्रू को धीरे 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 रिलीज करते हैं। कौन? डॉक्टर। तो ये मर्क्यूरी क्या होगा? धीरे 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 क्या होगा? नीचे आएगा, बराबर है। अगर समझ लो कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो उसका 120 पे जब मर्क्यूरी आएगा तो एक आवाज आनी शुरू होगी स्टेथोस्कोप के अंदर, डॉक्टर को यहां से सुनाई देगी, है ना। तो डॉक्टर वो नोट करता है कि कब आवाज आनी शुरू हुई, फिर डॉक्टर क्या करेगा? और स्क्रू को धीरे 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 रिलीज करेगा, तो ये मर्क्यूरी और नीचे 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 जाएगा, और जब ये 80 पे आ जाएगा तो वो आवाज आनी बंद हो जाएगी। तो डॉक्टर वो नोट करेगा कि कौन से रीडिंग पे आवाज आनी बंद हो गई। तो जब आवाज स्टार्ट हुई और जब आवाज बंद हुई, वो नोट करेगा। आवाज होनी स्टार्ट हुई, दैट विल बी अपर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, और बंद हुई, दैट विल बी लोअर ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक, सही है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये इंस्ट्रूमेंट के काम करने का, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है भैया प्लांट के अंदर? कुछ आइडिया? बहुत आइडिया है ना, भर के आइडिया है कि सर यहाँ पे जाइलम होता है एक। देखो थोड़ा सा यार ये लेना पड़ेगा अपने को, पेन लेना भूल गया मैं इस बार। कोई बात नहीं है, दे देते हैं। जाइलम आएगा, जाइलम, दूसरा आएगा फ्लोएम। ये दोनों के दोनों क्या है? प्लांट के परमानेंट टिश्यू है। क्या है ये? परमानेंट टिश्यू है प्लांट के, बराबर है, सही है। अब जाइलम क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स करेगा, एंड फ्लोएम क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल करेगा, जो फोटोसिंथेसिस के बाद बना है, ये आपको पता है, बराबर है। देखो इसमें पहला काम जाइलम की बात कर लेते हैं। देखो ये दोनों के बारे में आपने 9th में डिटेल में पढ़ा है कि भैया जाइलम में डेड टिश्यू ज्यादा होते हैं, मतलब डेड सेल ज्यादा होते हैं, फ्लोएम में लिविंग सेल ज्यादा होते हैं, बराबर है। जाइलम में एक्टिव सेल्स कौन से हैं? स्क्लेरिडन वेसल्स हैं। वैसे ही फ्लोएम में कौन से है? आपका कॉम्बिनियन सेल है, सीव ट्यूब्स है, ये है, बराबर है। तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम, इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, देखो एक सबसे पहली बात है कि यहाँ पे H2O प्लस मिनरल्स, ये दोनों को क्या करेगा? जाइलम नीचे से ऊपर तक लेकर जाएगा, मतलब कि सॉइल से टॉप तक लेकर जाएगा। और यहां पे कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। ये फ्लो कैसा रहेगा? यूनिडायरेक्शनल रहेगा, ये आपको पता ही है। अब क्या होगा? जमीन से पहले
H2O एंड मिनरल्स, जमीन से पहले H2O प्लस मिनरल्स कहां पे जाएंगे? रूट्स के अंदर जाएंगे। ये मैंने रूट्स यहां दिखाना था, ठीक है, रूट्स के अंदर जाएंगे, सही है। तो पहले मिनरल्स एंड वाटर रूट्स के अंदर चले गए बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है, सही है। अब रूट से ये ऊपर तक जाएगा, पूरा टिप तक जाएगा। वो प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अगर मैं डे टाइम की बात करूं, दिन में, तो दिन में आपको पता है कि स्टोमेटा ओपन होते हैं, है ना, और स्टोमेटा ओपन होने से यहां पे क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा। तो ट्रांसपीरेशन जब होगा तो यहां से पानी बाहर निकलेगा, लीफ से क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जब पानी लीफ से बाहर निकल गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, तो ट्रांसपीरेशन एक वैकेंट स्पेस बना देगा, खाली जगह बना देगा। मतलब कि पानी ऊपर चला गया तो खाली हो गया ना, तो क्या करेगा? नीचे से पानी ऊपर लाएगा, वो वैकेंट हो गया, नीचे से पानी और ऊपर लाएगा, वो वैकेंट हो गया, नीचे से पानी और ऊपर लाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन ने करते 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 क्या करा? एक पुल क्रिएट कर दिया, और वो ट्रांसपीरेशन पुल कहां तक हो गया? रूट तक चला गया। तो डे टाइम में, दिन में जब सनलाइट रहेगा, ट्रांसपीरेशन की वजह से ट्रांसपीरेशन पुल आएगा, उससे क्या होगा? वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर तक जाएगा, बराबर है। लेकिन रात को स्टोमेटा बंद है भाई, है ना, ट्रांसपीरेशन हो नहीं पाएगा। बट रात को क्या होता है? यहां पे रूट प्रेशर जरूर होता है, क्योंकि जमीन से रूट्स के अंदर तो चीजें जा रही ही रही है ना, जमीन से रूट के अंदर। तो रूट क्या करेगा? ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेशराइज करेगा, ताकि डेफिनेटली रेट कम रहेगा, लेकिन मिनरल्स एंड वाटर ऊपर की तरफ धीरे 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 जाना, मतलब जाते हैं रात को, बराबर है। तो डे में ट्रांसपीरेशन पुल एंड रात में रूट प्रेशर, ये दोनों मैकेनिज्म कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम, स्पेशली बाय ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, बराबर है। चलो परफेक्ट। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है? ट्रांसपीरेशन आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। देखो ये तो चीज पता ही है भाई, ज्यादा पानी हो गया तो उड़ जाएगा, है ना, कम पानी हो गया तो उसको प्रिवेंट कर लेंगे उसकी लॉस को। तो कहीं ना कहीं प्लांट का इंटरनल टेम्परेचर भी क्या होगा? यहां से मेंटेन होने वाला है, बराबर है, सही है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते अभी आएगा, शायद मुझे लगता है फ्लोएम का आएगा। यस, फ्लोएम का आ गया। देखो इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना भैया, क्विकली चल रहा हूं ना मैं, तो आपको समझना पड़ेगा इसको। नहीं ये तो हम लोग, हाँ यस, चलो 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 फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन। ओके, तो फ्लोएम आपको पता ही है, फ्लोएम में लिविंग टिश्यूज मतलब सेल ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब बहुत कम के होते हैं, बराबर है, डन है। अब इसमें देखो ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्युबल प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, देखो आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है सुक्रोज। क्या नाम है इसका? सुक्रोज। तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज जो होता है, जो एक सॉल्युबल प्रोडक्ट है पानी के अंदर, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो यहां पे ट्रांसलोकेशन वर्ड का यूज करोगे तो बेटर रहेगा, बराबर है, डन। अब सब्सटेंसेस की बात कर लें तो बिसाइड शुगर, ये कहीं ना कहीं एमिनो एसिड हो गया, कुछ बाकी सब्सटेंस हो गए, है ना, ये सबका भी क्या करता है? कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जहां पे स्टोरेज वाले ऑर्गन से, जैसे कि रूट हो गया, फ्रूट हो गया, सीड्स हो गया, और ग्रोइंग ऑर्गन, वहां पे टेम्पररी स्टोर भी करेगा। समझना मेरी बात, जहां से बना वहां से स्टोरेज पार्ट तक लेकर जाएगा, वहां पे टेम्पररी स्टोर करेगा, जब कभी रिक्वायरमेंट रहेगी एनर्जी की तो वहां से ले लिया जाएगा, बराबर है। तो यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, ट्रांसलोकेशन होने वाला है, वो बाई डायरेक्शनल रहेगा, मतलब कि ये ऊपर भी जाएगा और ये नीचे भी आएगा, लीफ से लेके स्टोरेज तक, स्टोरेज से लेके लीफ तक, बराबर है, डन इतना। चलो मैकेनिज्म में बताता हूं क्या होता है। मटेरियल मूव इन फ्लोएम इन बोथ द अपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, मैकेनिज्म थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, बहुत कम का भाई, है ना। देखो सोर्स मतलब क्या? जहां पे खाना बनेगा, जहां पे खाना बनेगा मतलब कि लीफ के मेसोफिल सेल्स ले लो, बराबर, वहां पे बन गया ग्लूकोज और वहां पे उसका कन्वर्जन हो गया सुक्रोज के अंदर। अब क्या होगा? सुक्रोज सबसे पहले, देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये सोर्स है मतलब कि लीफ है, बराबर है। तो जाइलम पानी ऊपर लेके गया, और डेफिनेटली जाइलम ने थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, चलो हाँ, तो यहां से पानी फ्लोएम में गया, बराबर है, डन इतना। यहां पे सुक्रोज बनके रेडी है, ये डन इतना। अब क्या होगा? पानी यहां पे आएगा और सुक्रोज यहां पे आएगा। पानी यहां पे कैसा आएगा? किस तरीके से आएगा? बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, है ना। और सुक्रोज यहां पे कैसा आएगा? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे कौन सा मैकेनिज्म लगने वाला है? पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहां पे एनर्जी यूज होने वाली है, तो यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से सॉल्युबल फॉर्म मतलब सुक्रोज
सोर्स से कहां तक आएगा, फ्लोएम तक आएगा, बराबर है। ये दोनों आपस में यहां पे मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद क्या होगा, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज बढ़ जाएगा, फिर हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फिर यहां पे वंस अगेन हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। तो ये पूरा कौन सा हो गया आपका, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या बोलेंगे इसको, ये पूरा का पूरा जो बचा कुछ उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो होता है, मतलब कि सोर्स से लेके फ्लोएम में जब फूड आएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आएगा, मतलब सुक्रोज जो आएगा वो, और उसके बाद वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से सिंक तक जाएगा। सिंक मतलब क्या, ऐसे सेल्स या ऐसे पार्ट जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना, तो फूड की जरूरत है वहां पे, बराबर है। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म से क्या होगा, यहां पे ट्रांसलोकेशन होता है सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट का फ्रॉम दी फ्लोएम पार्ट। सही है क्या नहीं, चलो भाई आगे बढ़े। अब आ जाएगा एक्सक्रीशन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड हार्मफुल टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट आउटसाइड द बॉडी, बराबर है, सही है ना। चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं भाई। इसमें क्या आएगा, ऑर्गन्स में अगर हम बात करें, देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बहुत काम का है ना। उसमें आएंगे पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये चार चीज आने वाली यहां पे, बराबर। यहां पे देखो पेयर ऑफ किडनी दिख रहा है यहां पर, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, सही है। देखो किडनी जो होती है ना, वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, कहीं ना कहीं बीन शेप होती है, उसका जो वेट होता है वो 130 से 180 तक ग्राम तक होता है, थोड़ा कम ही होता है, बराबर है। किडनी के अंदर है ना, लाइक बहुत काम के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और उसी का नाम क्या है, नेफ्रॉन है, बराबर है। तो किडनी के अंदर क्या रहेगा भैया, देखो इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। किडनी के अंदर रहेगा नेफ्रॉन, क्या रहेगा, नेफ्रॉन, सही है। और ये नेफ्रॉन करीबन 1 to 1.1 मिलियन होते हैं, 10 से 11 लाख होते हैं नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर, सही है। तो इस तरीके से ये किडनी हो गई यहां पे, ओके। तो किडनी में, किडनी का देखो, किडनी का मेन फंक्शन क्या है, पहले लोकेशन देख लें। किडनी का लोकेशन क्या है, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल, दैट लोकेटेड एट द एब्डोमेन, वन ऑन साइड आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ओके। मतलब क्या, अगर मैं बात करूं, मेरे लोकेशन देखना, डोर्सल साइड है, लेटरल है, ये मेरा बैकबोन है, उसके लेटरल साइड में यहां पे एब्डोमेन एरिया में क्या रहेगा, यहां पे किडनी का लोकेशन रहेगा, बराबर है। पाथ ऑफ यूरिन की अगर बात करें, तो किडनी में से यूरिन बनेगा, वो यूरिन यूरेटर से बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आगे बढ़ेगा, बराबर है। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन कहां पे होगा, टेम्पररी स्टोरेज यूरिनरी ब्लैडर में होगा, और जब सेंसेशन आएगा मिक्चुरेशन का, तो यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, सिंपल सी बात है, बराबर। ये उसका पाथवे हो गया। अब फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है किडनी का, मेन पर्पस इज टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालना मेन पर्पस है, बराबर है, डन, इतना सही है। तो इस तरीके से यहां पे एक्टिविटी होने वाली है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यूरेथ्रा मेल में थोड़ा बड़ा होता है विद कंपेयर टू फीमेल, बिकॉज मेल में यूरेथ्रा विल एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल ट्रैक, और ये पेनिस की टिप पे ओपन होता है, बराबर है, डन, इतना। यूरेटर मस्कुलर है, स्मूथ मसल से बनता है, तो यहां पे पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी से यूरिन आगे बढ़ने वाला है। ब्लैडर में क्या होगा, टेम्पररी स्टोरेज होगा यूरिन का, सही है। सेंसेशन होने पे वो रिलीज आगे होने वाला है, सही है। चलो डन है, आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं मेन फंक्शन पे, देखिए ध्यान से बच्चों। इसमें मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, चलो। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ओके। नेफ्रॉन के बारे में आपको बहुत सारी चीज ऑलरेडी बताई है। ये है ग्लोमेरुलस, जिसको हम बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ओके। ये है आपका एफरेंट आर्टरियोल, लिख देता हूं यहां पे मैं, ये है एफरेंट आर्टरियोल, ये है इफरेंट आर्टरियोल, बराबर है, सही है। ये है बॉमेंस कैप्सूल, कप शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज बॉमेंस कैप्सूल। बाकी यहां पे मैंने दिखाया है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनलेस, डिसेंडिंग असेंडिंग, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, बराबर है, सही है। तो ये सब क्या हो गया आपके रीनल ट्यूब्यूल्स, क्या बोलेंगे इसको, रीनल ट्यूब्यूल्स। ये स्ट्रक्चर आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, सही है ना। तो क्या होता है यहां पे, सबसे पहले ईच किडनी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। बॉमेंस कैप्सूल, देखो यहां पे प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले यहां पे होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या होगा यहां पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा, ओके। कहां पे जाएगा, पहले
ग्लोमेरुलस में जाएगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरी में जाएगा। अब ग्लोमेरुलस से बॉमेंस कैप्सूल से ये क्या होगा, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा यहां पे उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बराबर है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे कभी भी ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन कभी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो ब्लड यहां से आया एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में गया, बॉमेंस कैप्सूल से उसका हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बराबर है। और बाकी बचा कुछ ब्लड कहां चला गया, इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड कैपिलरी में, मतलब बॉडी में चला गया, सही है। दूसरा स्टेप यहां पे आएगा सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे उसको, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहां पे, कि देखो ये जो फिल्ट्रेशन हुआ ना, इतना बढ़िया, इतना अच्छा नहीं हुआ, इतना सही नहीं हुआ, बराबर है। तो अब क्या होगा कि जब फिल्ट्रेशन हुआ तो यहां पे क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा। क्या बनेगा यहां पे, फिल्ट्रेट बनेगा। तो ये फिल्ट्रेट के अंदर कुछ काम की चीजें भी आ गई, जैसे एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाटर है, मिनरल्स है। ये तो भैया बॉडी से अगर बाहर निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, गए काम से, है ना। तो उसको वापस बॉडी में खींचना पड़ेगा, रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा सिलेक्टिव एरिया से सिलेक्टेड चीजों को, बराबर है। इसलिए बोलेंगे उसको सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। क्या होगा यहां पे, देखो ध्यान से, पीसीडी से कौन जा रहा है, देखो ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, मतलब के फिल्ट्रेट से वो ब्लड में जा रहा है कैपिलरी के अंदर, सही है। डीसीटी से किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। उसके बाद डीसीटी नहीं, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनालिसिस हो रहा है। एसेंडिंग लूप ऑफ एनालिसिस किसका हो रहा है, Na+ Cl- जैसे मिनरल्स का हो रहा है, ओके। उसी तरीके से डीसीटी से किसका हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन का हो रहा है। उसी तरीके से सीडी से हो रहा है वाटर का। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बॉडी में खींचने की प्रोसेस, सिलेक्टिव जगह से सिलेक्टिव, उसको बोलेंगे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और तीसरी प्रोसेस होती है जिसको बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। अब जब ये फिल्ट्रेशन हुआ तो इतना प्रॉपर नहीं हुआ, इतना एक्यूरेट नहीं हुआ, मैंने बताया। तो कुछ अनवांटेड टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया ह्यूमन के अंदर, है ना। तो इसका फिल्ट्रेशन यहां से नहीं हुआ और वो वापस इफरेंट आर्टरियोल से बॉडी के अंदर चले गए। तो ये भी अच्छा नहीं है भाई, उसको तो यूरिन के साथ बाहर निकलना था ना, तो ये तो बढ़िया अच्छा नहीं है। अब क्या होगा कि जो अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, वो ब्लड से वापस कहां पे आएगा, फिल्ट्रेट में आएगा, मतलब रीनल ट्यूबल्स के अंदर आएगा। तो देखो ध्यान से, यहां से H+ वापस ब्लड से कहां जा रहा है, पीसीटी के फिल्ट्रेट में जा रहा है, सही है। उसी तरीके से डीसीटी में कहा H+ K+ कहां जा रहा है, ब्लड से कहां जा रहा है, डीसीटी के फिल्ट्रेट में जा रहा है, बराबर है। उसके बाद उसी तरीके से यूरिया कहां पे जा रहा है, सीडी के अंदर जा रहा है। तो अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल ब्लड से फिल्ट्रेट में आना, यही प्रोसेस का नाम क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, बराबर है। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, यहां पे फाइनली यहां से यूरिन बाहर आएगा। क्या आएगा, यहां से यूरिन बाहर आएगा। यूरिन का टेक्सचर क्या होता है ऑलवेज, यहां पे हाइपरटोनिक रहेगा, याद रखना। क्या रहेगा, हाइपरटोनिक रहेगा, बराबर है। तो देखो यहां पे ग्लोमेरुलस बता दिया मैंने, फिर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन डिस्कस कर लिया, यूरिन फॉर्मेशन भी मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन टोटली डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज इन द बॉडी। आपके बॉडी में कितना पानी है, कम है या ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कैसा होगा और कितना होगा, बराबर है। और कौन से डिसॉल्व वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, दो चीज पे होता है। एक तो हाउ मच एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड हाउ मच डिसॉल्व वेस्ट इज देयर, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करेगा कि आपका रीअब्सॉर्प्शन कितना होने वाला है और कैसे, कहां से कितना होने वाला है, बराबर है। कुल मिला कितना है, चलो डन है। तो ये आपका हो गया नेफ्रॉन का मैकेनिज्म फॉर यूरिन फॉर्मेशन, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलेंगे एक्सक्रीशन। आ रहे हैं भाई साहब, बढ़िया। देखो ध्यान से, ये आपको पता है आर्टिफिशियल किडनी मतलब कि हेमोडायलिसिस। कुछ पेशेंट में एक्यूट रीनल फेल्यूर होता है, किडनी फेल होने के तरार पे होती है, बराबर है। तो डॉक्टर दवाई देने का ट्राई करते हैं, दवाई देके क्योर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन क्योर होता नहीं है, बराबर है। फाइनली डॉक्टर बोलते हैं दैट यू शुड गो फॉर दिस हीमोडायलिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल किडनी। जो काम किडनी करता है, मतलब कि मेनली यूरिया को बाहर निकालना वाया यूरिन, बराबर, वो अभी किडनी काम नहीं कर पा रही है, तो कौन करेगा, एक मशीन करेगा, एक डिवाइस करेगा, जिसका नाम है हीमोडायलाइजर, बराबर है। तो आर्टिफिशियल किडनी का मेन पर्पस क्या है, व्हेन किडनी फेल्स ड्यू टू इंजुरी, इन्फेक्शन और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट, जैसे कि मैंने बताया यहां पे यूरिया, बराबर है। तो अगर ये ऐसा प्रोसेस होता है उस टाइम पे ये हमें करवाना पड़ता है, बराबर है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स नंबर ऑफ ट्यूब्स
with a semi permeability lining and suspended in tank filled with dialysing fluid। देखो इसमें थोड़ा समझने का ये ट्राई करना कि ये पूरे में ये पेशेंट को लिटाया है, ये पेशेंट के आर्टरी से ब्लड लिया जा रहा है यहां से ब्लैक कलर ले लेंगे यहां पे, ठीक है। पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को यहां पे लिया जा रहा है, बराबर है। यहां पे देखो हाईली कॉइल्ड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर का नाम है सेलोफेन ट्यूब। ये देखो दिख रहा है आपको, ये ट्यूब दिख रही है ना, उसको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, दिस ट्यूब इज सिलेक्टिवली परमिएबल ओनली फॉर यूरिया, अभी के लिए लेते हैं ओनली फॉर यूरिया, बराबर है, सही है। दूसरा यहां पे देखो डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड को यहां से डाला जा रहा है डिवाइस के अंदर और यहां से निकाला जा रहा है। अब डायलाइजिंग फ्लूइड जो रहेगा, डायलाइजिंग फ्लूइड सॉल्यूशन, उसका यू कैन से कॉम्पोजिशन सेम रहेगा विद दैट ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड के जैसा, मतलब ह्यूमन प्लाज्मा के जैसा ही रहेगा, ह्यूमन ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही रहेगा। लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड में कभी भी यूरिया नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा ह्यूमन ब्लड के प्लाज्मा के जैसा, लेकिन यहां पे यूरिया नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, सही है। अब क्या होगा कि फ्लूइड यहां से जाएगा, बराबर, पूरे डिवाइस के अंदर, और यहां से ह्यूमन ब्लड आएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या होगा यहां पे, ह्यूमन ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा है और डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया है ही नहीं, तो क्या होगा, बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस यूरिया विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इस तरीके से क्या होगा, यूरिया कहां पे आ जाएगा, यूरिया वो जो ट्यूब है सेलोफेन ट्यूब जिसमें ब्लड है, उससे कहां जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, बराबर है। मतलब जो पॉइजनस वेस्ट को बाहर निकालना था वो निकल चुका है अभी, सही है। और यूज डायलाइजिंग फ्लूइड वापस यहां पे आ जाएगा, है ना। तो फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को और यूज्ड को ऐसे घुमाते रहेंगे, साइकिल घुमाते रहेंगे ताकि सैचुरेशन ना आ जाए। समझ में आ रहा है। तो ब्लड में यूरिया है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस यूरिया कहां पे आ जाएगा, ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में आएगा, और उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टॉक्सिक पॉइजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे, सही है। देखो यहां पे मैकेनिज्म तो बता दिया मैंने। नोट द मेन डिफरेंस फ्रॉम, क्या नोट करना है, द मेन डिफरेंस फ्रॉम रीनल किडनी, दैट इज देयर इज नो रीअब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व इन दी आर्टिफिशियल किडनी। यहां पे कोई भी प्रकार का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है, यह समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। यहां पे कोई भी रीअब्सॉर्प्शन वाली कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, जो किडनी में होती है यहां पे नहीं हो रही है, बराबर है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बाय डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा और कुछ नहीं होगा, सही है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है भाइयों, एक्सक्रीशन इन प्लांट, क्या बात है, बढ़िया है। चलो चलो चलो, देखो भाई जैसे ह्यूमन एक्सक्रीशन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, प्लांट भी करता है, बराबर है, नो डाउट। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ये भी करते हैं, याद रहेगा। चलो डन है। अब देखते हैं, देखो यहां पे गम जो होता है ना वो निकल रहा है, यहां पे देखो पानी ट्रांसपिरेशन से बाहर आ रहा है, यहां पे देखो लेटेक्स ऊज आउट हो रहा है यहां पे। तो ये हम लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, यहां पे कहां पे, आपके फोटो के अंदर, इमेज के अंदर, सही है। तो सबसे पहले तो गैसेस एक्सचेंज, गैसेस वेस्ट, जैसे आपको बताया प्लांट बॉडी जो है, प्लांट जो है वो O2 CO2 दोनों निकालते हैं दिन में और रात में, तो गैसेस का क्या हो गया, यहां पे एक्सक्रीशन हो गया, सही है। उसी तरीके से वाटर वेस्ट, कि भैया प्लांट जो है वो एक्सेस अमाउंट का वाटर का क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, उसको बाहर निकाल देता है, तो ये भी उसका टाइप ऑफ एक्सक्रीशन हो गया, सही है। उसके बाद सेलुलर स्टोरेज, मनी प्लांट वेस्ट products are stored in the cellular vacuoles or in the leaves that eventually fall off। कई बार कैसा होता है कि जो लीफ होते हैं, सूखे हुए स्टेम होते हैं, वो फॉल डाउन हो जाते हैं सूख कर, बराबर, तो वो भी उसका वेस्ट है। उसके बाद अदर वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सम वेस्ट, जैसे कि हो गया, देखो एक मेटाबॉलिक वेस्ट आपको बताइए, वैसे प्लांट में होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट, बराबर है। तो कुछ रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, उसको प्लांट बॉडी क्या करेगा, ऊज आउट कर देगा, बाहर डाल देगा, बराबर है। तो वो भी उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सही है, प्लांट बॉडी के लिए। एंड फाइनली सॉइल एक्सक्रीशन, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। ज्यादा अगर रहेगा अमाउंट तो सॉइल के अंदर डाल देगा, बराबर है, कौन, प्लांट। तो प्लांट भी इस तरीके से अलग अलग वे में क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, सही है। चलो भैया, तो अभी चलते हैं आखिरी स्लाइड पे अपनी, और आखिरी स्लाइड जो है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो भैया, थोड़ी एनर्जी लगी हो, अच्छा लगा हो, क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट क्विक रिवीजन के साथ, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने क्लासमेट्स को बताना, बिकॉज ये बहुत काम में आएगा,
सही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।